यह है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर लोगन मैकक्लेन, एक ऐसे नोबल परिवार का सबसे बड़ा बेटा जिसकी हालत लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। घर की नौकरानियां उससे इतना डरती थी कि उसके सामने आने से भी कांप जाती थी, और सच कहें तो उनकी हालत गलत भी नहीं थी। बंदे का चेहरा ऐसा था जैसे कोई शैतान सीधे नरक से निकलकर आ गया हो। एक दिन लोगन अपने पिता से मिलने के लिए की तरफ गया, लेकिन गेट पर तैनात सैनिकों ने उसे रोक दिया। साफ मना, अंदर एंट्री नहीं, और वजह उससे भी ज्यादा अपमानजनक। उन्होंने कहा कि वो इस जगह के लायक ही नहीं है। उनके मुताबिक लोगन सिर्फ बैरन की पहली पत्नी का बेटा था, बस एक बेकार इंसान जिसकी कोई असली हैसियत नहीं थी। किले में ज्यादातर लोग या तो लोगन से डरते थे या उससे नफरत करते थे, क्योंकि सच ये था कि अब तक लोगन बेहद घमंडी, बदतमीज और नफरत के लायक इंसान ही रहा था। लेकिन अब लोगन वो पुराना इंसान नहीं था। गार्ड का रवैया देखकर लोगन का खून खौल उठा। उसने धीरे से अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला, एक जोड़ी ग्लव्स निकाले और सीधे गार्ड के चेहरे पर फेंक दिए। पूरा सार्वजनिक अपमान, और इस दुनिया में इसका सिर्फ एक मतलब था, ड्यूल। अब ये लड़ाई सम्मान से खत्म होने वाली थी। लेकिन लोगन यही नहीं रुका। उसने गार्ड का मजाक उड़ाते हुए कहा कि असली निकम्मा तो वो खुद है, एक ऐसा सैनिक जो पूरी जिंदगी औसत ही बना रहेगा। ये सुनते ही डोमियन का दिमाग पूरी तरह घूम गया। गुस्से में उसने तुरंत प्रिंस के खिलाफ ड्यूल स्वीकार कर लिया। दोनों सीधे ड्यूलिंग एरिना की तरफ बढ़ गए और तय हुआ कि लड़ाई लकड़ी की तलवारों से होगी। लेकिन मामला उतना आसान नहीं था, क्योंकि इस दुनिया के नाइट्स ऑरा इस्तेमाल कर सकते थे, और अगर कोई ताकतवर नाइट लकड़ी की तलवार में भी ऑरा भर दे तो वो कमजोर इंसान को आसानी से मार सकता था। भीड़ में मौजूद हर इंसान को पूरा यकीन था कि आज प्रिंस की मौत तय है, क्योंकि सबकी नजर में लोगन एक फेलियर था। डोमियन ने बिना समय गवाए पूरी ताकत से हमला किया। उसकी तलवार में भरी ऑरा साफ महसूस हो रही थी। लेकिन तभी लोगन अविश्वसनीय टाइमिंग के साथ हमला चकमा दे देता है। वो एकदम सही मोमेंट पर साइड होता है, डोमियन की तलवार के ऊपर से निकलता है और पलटवार कर देता है। धड़ाम! वार इतना भारी था कि डोमियन के हाथ से तलवार सीधा उड़ गई। वो उसे पकड़ तक नहीं पाया। पूरा मैदान सन्न रह गया। चारों तरफ सिर्फ फुसफुसाहटें गूंजने लगी। ये कैसे हो सकता है? लोगन लड़ना कब से जानने लगा। लेकिन लोगन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो डोमियन की तरफ देखकर कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे दूसरा मौका मिल सकता है। डोमियन अभी भी जमीन पर बैठा अपने हाथ को घूर रहा था। वो मान चुका था कि लोगन का वार बेहद भारी और खतरनाक था, लेकिन लोगन ने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया। वो आगे बढ़ा और लकड़ी की तलवार से लगातार वार करने लगा। सीधा बदला। कुछ ही पलों में पूरी लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन उस दिन का दृश्य किले के सैनिक कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि जिस इंसान को वे हमेशा एक निकम्मा समझते थे, वो अचानक एक खतरनाक योद्धा बन चुका था। उस वक्त लोगन सिर्फ एक साधारण सैनिक बनकर रह गया था। उसका पूरा नोबल परिवार तब तक पूरी तरह खत्म हो चुका था। बाकी सैनिक हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे, खासकर इसलिए क्योंकि बचपन में लोगन अपने ही छोटे भाई से ड्यूल हार गया था। किसी को समझ नहीं आता था कि पूरे परिवार के मिट जाने के बाद भी वो आखिर सैनिक कैसे बन गया। उस समय राज्य के साथ विश्वासघात हुआ था। दुश्मनों की सेना ने हमला कर दिया था। हर सैनिक ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लोगन ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राज्य हार गया और आखिर में सब मारे गए। उसी युद्ध भूमि पर लोगन की भी मौत हो गई। मरते समय उसके दिल में सिर्फ पछतावा था। उसे अपनी जिंदगी की अनगिनत गलतियां याद आने लगी। सबसे ज्यादा पछतावा उसे इस बात का था कि वो कितना भयानक इंसान रहा था। लेकिन सबसे बढ़कर वो अपने पिता से माफी मांगना चाहता था। और तभी अचानक लोगन अपनी ही कमरे में जाग जाता है। वो पूरी तरह घबराया हुआ था। उसे याद आता है कि अपने छोटे भाई के साथ ड्यूल के दौरान सिर पर चोट लगने के बाद वो बेहोश हो गया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक बुरा सपना था? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे सब कुछ बेहद साफ साफ याद था। लोगन खिड़की की तरफ देखता है और बाहर अपने परिवार का वही पुराना किला दिखाई देता है जहां वो बचपन में रहता था। कुछ देर बाद उसका छोटा भाई उससे मिलने कमरे में आता है, लेकिन लड़का साफ डरा हुआ था। उसे डर था कि लोगन उसके साथ फिर से बुरा व्यवहार करेगा, और डरने की वजह भी थी क्योंकि लोगन हमेशा सबके साथ बेहद खराब रहा था, खासकर अपने छोटे भाई के साथ। लोगन को वो आखिरी घटना याद आती है जब उसने अपने भाई को बुरी तरह अपमानित किया था। वही पल था जिसके बाद रोनिनन ने कभी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की। पुरानी यादों से लोगन का सिर दर्द करने लगता है। असल में रोनिनन हमेशा अपने बड़े भाई की परवाह करता था, लेकिन घर के नौकर लोगन की असली छवि बहुत अच्छी तरह जानते थे। तभी बटलर रिक आगे बढ़ता है और युवा मास्टर रोनिनन से कमरे से बाहर जाने को कहता है। लेकिन पहली बार लोगन चिल्लाता नहीं, उसकी आवाज शांत थी। वो धीरे से कहता है, इधर आओ। ये सुनकर रोनिनन वही जम जाता है। यहाँ तक कि बटलर रिक भी हैरान रह जाता है। उसे लगने लगता है कि आज युवा मास्टर लोगन कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं। लोगन अपने भाई की ताकत की तारीफ करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। वो जानता था कि इतने सालों तक उसे कचरे की तरह ट्रीट करने के बाद सिर्फ शब्द काफी नहीं होंगे। और तभी लोगन पहली बार अपने छोटे भाई को गले लगा लेता है। फिर धीमी आवाज में वो अपने किए हर काम के लिए उससे माफी मांगता है। लोगन ने मान लिया कि वो हमेशा एक बेहद खराब भाई रहा था, जबकि रोनिनन सच में एक शानदार इंसान था। उस पल कमरे में मौजूद कोई भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। कुछ देर बात करने के बाद रोनिनन आखिरकार लोगन को अकेला छोड़कर चला गया। लोगन फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा, और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, ये सपना नहीं था। वो सच में समय में पीछे लौट आया था, और इस बार वो सब कुछ बदलने वाला था। इस बार वो अपने परिवार को बचाएगा।
तभी एक नौकरानी गलती से कमरे में आ जाती है और तुरंत डरकर माफी मांगने लगती है। उसके पीछे पीछे बटलर रिक भी अंदर आता है और लड़की की तरफ से माफी मांगते हुए कहता है कि मैरी से ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। पूरा माहौल इतना अजीब और डर से भरा था कि लोगन खुद परेशान हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि घर के हर इंसान का उससे इस हद तक डरना कितना हास्यास्पद था। उसके मन में बस एक ही बात आई, मैं आखिर कितना घटिया इंसान था। लेकिन इस बार लोगन शांत रहता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं और उनसे कागज और पेन लाने को कहता है। रिक और मैरी दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि युवा मास्टर अब सच में काम करने वाले हैं। जब वे सामान लेकर लौटते हैं तो लोगन उन्हें धन्यवाद कहता है। ये सुनते ही रिक पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसके मालिक ने अभी अभी सच में थैंक यू कहा था। अब नौकरों को लगने लगा कि शायद वे सपना देख रहे हैं और लोगन को एक बार फिर एहसास होता है कि वो पहले कितना बड़ा कचरा इंसान था। वो सबको बाहर जाने को कहता है ताकि वो अकेले काम कर सके, लेकिन लिखना शुरू करने से पहले उसे एक बेहद जरूरी बात याद आती है। साम्राज्य के खिलाफ युद्ध ठीक 10 साल बाद होने वाला था और वही युद्ध उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा, क्योंकि उस समय तक उनका परिवार कमजोर हो चुका होगा और कर्ज में पूरी तरह डूब चुका होगा। अब लोगन का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। वो सिर्फ खुद को बदलने नहीं वाला था, वो अपने पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। इतना ही नहीं, उसके क्षेत्र में होने वाला एक आंतरिक युद्ध सिर्फ 1 साल बाद शुरू होने वाला था और वही घटना उनके इलाके की प्रतिष्ठा टूटने की पहली वजह बनने वाली थी। काफी देर तक लगातार लिखते रहने और ढेर सारे पन्ने भरने के बाद लोगन फैसला करता है कि अब उसे अपने पिता से मिलना चाहिए। जब वो हवेली के अंदर चल रहा था, उसने देखा कि नौकर उससे नजरें तक नहीं मिला रहे थे। जैसे ही वो पास आता, लोग तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते। उन्हें सच में लगता था कि लोगन कभी भी गुस्से में उनकी जान ले सकता है और ये डर उनके अंदर गहराई तक बैठ चुका था। रास्ते में एक नौकरानी साफ किए हुए कपड़े लेकर जा रही थी। उसने लोगन को आते नहीं देखा और अचानक फिसलकर जमीन पर गिर गई। लड़की पूरी तरह जम गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अब मेरी मौत तय है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लोगन धीरे से आगे बढ़ा और बहुत शांत तरीके से उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद की। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, लेकिन तभी लड़की की नजर लोगन के चेहरे पर पड़ती है, वही डरावना चेहरा जिसे वो बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। लोगन अपनी दयालुता के लिए बिल्कुल भी मशहूर नहीं था। जैसे ही लड़की ने उसका चेहरा देखा, वो तुरंत अपनी जान की भीख मांगने लगी और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। उसे भागते हुए देखकर लोगन को एक जरूरी बात समझ आ गई, सिर्फ अलग व्यवहार करना काफी नहीं होगा, क्योंकि उसने सालों तक लोगों के सामने ऐसे मुस्कुराया था जैसे कोई पागल हत्यारा हो। जब लोगन अपने पिता के ऑफिस के सामने पहुंचा और अंदर आने की अनुमति मांगी, तो उसके चेहरे का भाव फिर से गंभीर हो गया। उसे अपने पिता से मिले हुए 20 साल से भी ज्यादा समय गुजर चुका था और जैसा उसने सोचा था, कमरे का माहौल बेहद ठंडा था। हाउस मैकक्लेन के मुखिया पैट्रिक मैकक्लेन के पास अपने सबसे बड़े बेटे को सम्मान देने की कोई वजह नहीं थी। लोगन सीधा मुद्दे पर आता है। वो अपने परिवार के पहाड़ी इलाके में जाकर अकेले ट्रेनिंग करने की अनुमति मांगता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें थी, इसलिए वो पहले से जानता था कि नाइट ट्रेनिंग कैसे काम करती है। लेकिन उसका वर्तमान शरीर पूरी तरह निकम्मा था, आलसी, कमजोर और बिना किसी ट्रेनिंग के। इसके अलावा उसे अपने परिवार की हालत बदलने के लिए पैसे भी चाहिए थे और ताकतवर बनना इस काम में मदद करने वाला था। उसे जल्दी तैयार होना था, क्योंकि ठीक 3 महीने बाद वो लड़की आने वाली थी। ये सुनते ही पैट्रिक उससे पूछते हैं कि क्या वो रोनियन से हारने के बाद भागना चाहता है, लेकिन लोगन साफ इनकार कर देता है। वो मानता है कि वो कमजोर था और उसने अब तक अपनी जिंदगी बर्बाद ही की है, लेकिन अब वो बदलना चाहता था। समस्या ये थी कि पैट्रिक ये बातें पहले भी कई बार सुन चुके थे। उन्होंने तुरंत उसकी बात ठुकरा दी। उनके मुताबिक लोगन की असली समस्या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उसका स्वभाव था। हालांकि लोगन पहले से इस जवाब के लिए तैयार था। वो मान लेता है कि उसका व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी कमी थी और अब वो सच में खुद को बदलने के लिए तैयार है। लेकिन उसके पिता अब उस पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने उसे जाने का आदेश दे दिया। अनुमति अस्वीकार कर दी गई और ये सब लोगन के अपने कर्मों का परिणाम था। फिर भी लोगन पीछे नहीं हटता। वो अपने पिता से कहता है कि अब तक वो मूर्ख और अपरिपक्व था, लेकिन ये ट्रेनिंग उसके बदलाव की पहली सीढ़ी होगी। चाहे पिता कितना भी कठोर क्यों न हो, वो अपने बच्चे को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता। आखिरकार पैट्रिक मान जाते हैं, लेकिन वे साफ कहते हैं कि ये लोगन का आखिरी मौका होगा। उसे जाने की अनुमति देने से पहले पैट्रिक एक आखिरी सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ 3 महीने में तुम रोनियन की बराबरी कर पाओगे? लोगन बिना झिझक के जवाब देता है, ये ट्रेनिंग रोनियन को हराने के लिए नहीं है, ये खुद को हराने के लिए है। जब लोगन कमरे से बाहर निकलता है तो पैट्रिक अपने अंदर एक ऐसी भावना महसूस करते हैं जो उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी, सम्मान। और लोगन ये बात समझ गया था। भले ही उसके पिता ने कुछ कहा नहीं, लेकिन लोगन जानता था खुद को बदलने का फैसला सही था। लोगन पूरे 3 महीनों तक पहाड़ों में रहा। उसका लक्ष्य सिर्फ शरीर को मजबूत बनाना नहीं था, वो उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंचना चाहता था। इस दुनिया के असली योद्धा अपने कोर में जमा जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके ड्रैगन तक को मार सकते थे। दिन रात लोगन खुद को इतनी कठोर ट्रेनिंग देता रहा कि उसका शरीर कई बार टूटने की कगार पर पहुंच जाता और आखिर 3 महीने पूरे होने तक लोगन ने अपना कोर बना लिया। वही चीज जिसे हासिल करने में उसे पिछली जिंदगी में 40 साल लग गए थे। अब उसके पास ऐसी ताकत थी जिससे वो अपने शरीर की सीमाओं से भी आगे जा सकता था। ट्रेनिंग के आखिरी दिन लोगन एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा था।
वो अपनी सबसे ताकतवर तकनीक इस्तेमाल करने वाला था। उसने अपनी सारी ऑरा को तलवार और मांसपेशियों में केंद्रित किया और फिर वार किया, एक ऐसा वार जिसने हवा तक को चीर दिया और अगले ही पल विशाल पेड़ बीच से साफ 2 हिस्सों में कट गया। ये वही शक्ति थी जो उसे पिछली जिंदगी के आखिर में मिली थी, लेकिन अब वो इतनी कम उम्र में ही उसका इस्तेमाल कर पा रहा था। हालांकि उसकी कमजोर बॉडी पर इसका दबाव बहुत ज्यादा पड़ा। ये ऐसी तकनीक थी जिसे सिर्फ आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। अब समय था घर लौटने का और असली बदलाव शुरू करने का। सबसे पहला बदलाव उसके कपड़े, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि उससे सीवर जैसी बदबू आ रही थी। जब लोगन घर वापस लौटा और अपने पिता को अपनी प्रकृति दिखाने गया, तब गेट पर वही गार्ड डोमियन उसे रोक देता है। वो कहता है कि बिना अनुमति सिर्फ सीधे मैकक्लेन खून वाले लोग ही अंदर जा सकते हैं। उसी पल लोगन को एहसास होता है कि परिवार में उसकी हैसियत कितनी गिर चुकी है और वही खड़े खड़े वो डोमियन को ड्यूल के लिए चुनौती दे देता है। कुछ ही पलों में लोगन पूरे किले के सैनिकों को चौंका देता है। वो एक प्रशिक्षित सैनिक को बेहद आसानी से हरा देता है। ये उसकी ट्रेनिंग और पिछले जीवन के युद्ध अनुभव का परिणाम था। और इसी के साथ उसने ये भी तय कर दिया कि अब कोई दूसरा गार्ड उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाद में लोगन फिर से अपने पिता पैट्रिक के ऑफिस में पहुंचता है। इस बार माहौल थोड़ा अलग था। पैट्रिक मानते हैं कि लोगन ने जो दिखाया वो बेहद प्रभावशाली था। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि लोगन सच में बदल चुका है। फिर वो पूछते हैं कि आखिर उन 3 महीनों की ट्रेनिंग में ऐसा क्या हुआ। तभी लोगन को एहसास होता है उसके पिता पूरे समय उस पर नजर रख रहे थे। ये बात उसने कभी सोची भी नहीं थी। लोगन जवाब देता है कि उसने बस अपनी लालच और इच्छाओं को छोड़ दिया और उसी मानसिकता के साथ ट्रेनिंग करते करते उसे अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस होने लगी। लोगन खुद सोचता है कि भले ही ये बात अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये समझ उसे अपनी पिछली जिंदगी से मिली थी, क्योंकि उस जीवन में भी वो तब तक ताकत हासिल नहीं कर पाया था जब तक उसने अपने परिवार का बदला लेने की जिद नहीं छोड़ी थी। तभी 40 साल की उम्र में वो पहली बार फोर्स यूजर बना था। पैट्रिक ये सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतनी साधारण समझ ने लोगन को इतना बदल दिया। वो मान लेते हैं कि उनका बेटा सच में बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी गुस्से में थे, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद लोगन ने सबसे पहले जाकर एक नाइट पर हमला किया था। लोगन तुरंत जवाब देता है कि डोमियन इसके लायक था। वो अपने पिता से पूछता है कि क्या उन्होंने सैनिकों से पूरी सच्चाई सुनी भी थी या नहीं। पैट्रिक कहते हैं कि उन्होंने सब सुना था, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से लोगन ने जरूरत से ज्यादा कदम उठाया था। वो कदम जरूरी थे। लोगन की ये बात सुनकर उसके पिता भी हैरान रह गए। लोगन ने समझाया कि उस नाइट ने अपने ही मालिक के खून का अपमान करने की कोशिश की थी। अगर वो बात ऐसे ही छोड़ दी जाती तो पूरे परिवार का अनुशासन धीरे धीरे खत्म हो जाता। फिर लोगन हायरार्की के बारे में सोचने लगता है, यानी वो व्यवस्था जो किसी भी संगठन को मजबूत बनाए रखती है। अगर हायरार्की हिल जाए तो पूरा संगठन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये बात उसने अपनी पिछली जिंदगी में 10 साल तक भाड़े के सैनिक यानी मर्सनरी के रूप में लड़ते हुए सीखी थी। और जब बात हथियारबंद लोगों की हो तो व्यवस्था सिर्फ एक तरीके से कायम होती है, एक तेज, साफ और निर्णायक कदम से। उस दिन जो हुआ वो बाकी नाइट्स के लिए एक चेतावनी बनने वाला था। पैट्रिक मान लेते हैं कि डोमियन की गलती बड़ी थी। उसने अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय लोगन को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि लोगन ने बहुत जोखिम उठाया। वो उसे सलाह देते हैं कि भविष्य में थोड़ा संयम रखना बेहतर होगा। ये सुनकर लोगन खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि पिछली जिंदगी की तुलना में इस बार उसके पिता उसे बहुत आसानी से माफ कर रहे थे। लोगन के चेहरे का भाव देखकर पैट्रिक मजाक में पूछते हैं, क्या तुम्हें सजा चाहिए? इस पर लोगन तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं ठीक हूं। आखिर में पैट्रिक कहते हैं कि उन्हें अब भी लोगन का तरीका पसंद नहीं आया और चेतावनी देते हैं कि अगली बार बिना अनुमति ऐसा कदम दोबारा न उठाए, खासकर तब जब उसे अभी तक आधिकारिक रैंक भी नहीं मिली है। लोगन सम्मान से सिर झुकाकर कहता है कि वो ये बात याद रखेगा। कुछ समय बाद लोगन के पिता उसे बताते हैं कि उसकी मंगेतर रेना जल्द ही यहाँ आने वाली है। पहली नजर में लोगन थोड़ा चौंका हुआ दिखता है, लेकिन असल में वो हैरान नहीं था, वो उत्साहित था, क्योंकि आखिरकार पैसा आने का दिन करीब आ चुका था। ठीक उसी समय प्रिंसेस रेना वुल्फ का औपचारिक परिचय कराया जाता है। जैसे ही वो सामने आती है, मौजूद सभी महिलाएं उसकी खूबसूरती देखकर चुप हो जाती है और किले के सारे गार्ड तुरंत लोगन से जलने लगते हैं। जब रेना आगे बढ़ती है तो बेहद शालीनता से लॉर्ड मैकक्लेन का अभिवादन करती है। वो कहती है कि उन्हें मिले काफी समय हो गया और विनम्रता से उनके हालचाल पूछती है। पैट्रिक मैकक्लेन कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती देखकर चौंक जाते हैं, फिर कहते हैं कि पिछली बार की तुलना में अब वो बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी है। दूर खड़ा बटलर रिक भी ये सब देख रहा था। वो भी साफ समझ सकता था कि रेना कितनी बदल चुकी है, लेकिन तभी उसकी नजर मास्टर लोगन पर जाती है और अजीब बात यह थी कि लोगन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिख रहा था। इसके बाद रेना कहती है कि वो अपने पिता काउंट वुल्फ्स की तरफ से एक पत्र लेकर आई है। फिर वो चिट्ठी जोर से पढ़ना शुरू करती है। पत्र बैरन पैट्रिक मैकक्लेन के नाम था और सच कहें तो बेहद उबाऊ। अगले पूरे 30 मिनट तक गार्ड्स तक की आंखें झपकने लगी, लेकिन आखिरी लाइन सुनते ही सबकी नींद उड़ गई। पत्र में लिखा था कि कुछ अनिवार्य परिस्थितियों की वजह से रेना और लोगन की तय की गई शादी रद्द की जाती है। ये सुनते ही लोगन तुरंत समझ जाता है कि असली बात क्या थी।
वुल्स परिवार को उम्मीद थी कि पैट्रिक मैकक्लेन एक दिन बेहद शक्तिशाली ऑरा यूजर बनेंगे, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी वो सिर्फ एक हाई रैंक नाइट ही बने रहे और ऊपर से लोगन की छवि तो एक पूरी तरह निकम्मे इंसान की थी। ऐसे में वुल्स परिवार के लिए मैकक्लेन परिवार से रिश्ता जोड़ने का अब कोई फायदा नहीं बचा था। अब वुल्स परिवार के लिए इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब दोनों परिवार अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। ये सुनते ही पैट्रिक का गुस्सा फूट पड़ा। इतनी अस्पष्ट वजह देकर रिश्ता तोड़ना सीधा सीधा अपमान था। वो तुरंत समझ गए कि वुल्स परिवार जानबूझकर हाउस मैकक्लेन को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन रेना तुरंत इस बात से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो खुद इस संदेश को लेकर इसलिए आई क्योंकि उसे डर था कि पैट्रिक उनकी मंशा को गलत समझेंगे। वो सब कुछ आमने सामने साफ करना चाहती थी। फिर रेना पुराने दिनों को याद करने लगती है। उसे वो समय याद था जब वो 1 साल तक मैकक्लेन परिवार के घर में रही थी। वो शांत दिन, सुंदर माहौल और लोगन के साथ बिताए अच्छे पल, ये सारी यादें उसके लिए बेहद कीमती थी। वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने परिवार के फैसले से बंधी हुई थी। उसके पास अपने बड़ों की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वो खुद यहाँ आई थी ताकि लोगन और पैट्रिक से माफी मांग सके। उसकी बातें सुनकर लगभग हर इंसान भावुक हो गया। चारों तरफ लोग फुसफुसाने लगे। उसका दिल भी उसके चेहरे जितना खूबसूरत है। लेकिन 3 लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। लोगन, उसकी सौतेली मां मैरी और पैट्रिक। मैरी सीधा रेना से पूछती है कि आखिर रिश्ता तोड़ने की असली वजह क्या है। वो जानना चाहती थी कि ये अनिवार्य परिस्थितियां आखिर थी क्या। लोगन अपनी सौतेली मां को देखता है। रोनियन की असली मां होने की वजह से मैरी हमेशा उसे दुश्मन की तरह देखती थी, खासकर उत्तराधिकार के मामले में। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस मामले में दखल देगी, लेकिन शायद परिवार की इज्जत अलग चीज थी। रेना फिर से माफी मांगती है और सवाल टालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे असली वजह नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ किसी दूसरे परिवार में शादी करने वाली बेटी थी, इसलिए उसके पिता कभी उससे महत्वपूर्ण बातें साझा नहीं करते थे। ये सुनकर मैरी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि यही वजह है कि रेना इतनी कमजोर और अस्पष्ट सफाई लेकर यहाँ आई है। अब रेना साफ डरी हुई दिखाई दे रही थी। उसकी सफेद ड्रेस पर पसीने और बहते मेकअप के निशान दिखने लगे थे। फिर उसने सिर उठाकर मैकक्लेन परिवार की तरफ देखा और कहा कि इस असुविधा की भरपाई के लिए वुल्स परिवार 30 लाख गोल्ड देने को तैयार है। ये सुनते ही मैकक्लेन परिवार के फाइनेंस मैनेजर ड्वेन फिल्सनर को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लोगन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार पैसा उसके हाथ आने वाला है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। पैट्रिक लगभग गुस्से से फट पड़ते हैं। वो चिल्लाकर पूछते हैं कि आखिर रेना ने इतनी अपमानजनक पेशकश करने की हिम्मत कैसे की। तभी वुल्फ परिवार का एक नाइट तुरंत आगे आता है और रेना के सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा करने लगता है। वो पैट्रिक से शांत होने की विनती करता है। पैट्रिक उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम भी मेरी तरह हाई रैंक नाइट हो? फिर वो मानते हैं कि इतनी कम उम्र में उस स्तर तक पहुंचना सच में प्रभावशाली है, लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज और ठंडी हो जाती है। वो कहते हैं कि शायद वुल्फ परिवार के इस उभरते हुए सितारे को घायल करना मैकक्लेन परिवार के अपमान की उचित कीमत होगी। ये सुनकर वो नाइट जवाब देता है कि उसके मालिक कायरन वुल्फ हमेशा लॉर्ड मैकक्लेन को एक सम्मानित व्यक्ति मानते हैं और वो कभी किसी युवा राजकुमारी या किसी युवा व्यक्ति को निशाना नहीं बनाएंगे। तभी रेना आगे बढ़ी और बोली कि वो भी सम्मान को पैसों से खरीदना नहीं चाहती। उसने कहा कि वो चाहती है मैकक्लेन परिवार इस सोने को सिर्फ दोनों परिवारों की दोस्ती बनाए रखने के एक सच्चे प्रयास के रूप में स्वीकार करे। ये सुनकर पैट्रिक ने दांत भींच लिए। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो इस मामले को और आगे बढ़ाते हैं तो नुकसान उनके अपने सम्मान का होगा। अब उन्हें समझ में आया कि कायरन वुल्फ ने जानबूझकर इन युवा लोगों को यहाँ क्यों भेजा। पैट्रिक आखिरकार शांत आवाज में कहते हैं, मेहमान मेहमान ही होता है, चाहे वो दुर्भाग्य ही क्यों न लेकर आए, और हाउस मैकक्लेन कभी अपने मेहमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो वुल्फ परिवार की एकतरफा शर्त को पूरी तरह ठुकरा देते हैं। उनकी सिर्फ एक मांग थी, प्रिंसेस रेना वुल्फ खुद आगे आकर लोगन से ईमानदारी से माफी मांगे। पैट्रिक साफ कहते हैं कि इसके अलावा वो कोई और मुआवजा स्वीकार नहीं करेंगे। उसी समय लोगन बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि इस पूरे मामले का असली पक्ष वही था और उसके पास एक अलग अनुरोध था। अंदर ही अंदर लोगन जानता था कि उन्हें ये पैसा हर हाल में लेना चाहिए। सिर्फ कुछ शब्दों की माफी पर इतना बड़ा मौका छोड़ देना उसके हिसाब से पागलपन था। 3 मिलियन गोल्ड, यानी पूरे हाउस मैकक्लेन का 1 साल का बजट। उनकी आधी मौजूदा आमदनी तो उसकी सौतेली मां के परिवार से आ रही थी, और अगर वो सहारा भी खत्म हो गया तो पूरा परिवार तुरंत दिवालिया हो जाएगा। और किस लिए? सम्मान के लिए। लोगन को सच में लगने लगा था कि यहाँ सब लोग अपना दिमाग खो चुके हैं। वो अपने पिता से कहता है कि उसे वुल्फ परिवार की शर्तें स्वीकार करनी चाहिए। ये सुनते ही पैट्रिक फिर से गुस्से में आ जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी ही बात से पीछे हट जाऊं? लोगन अपने पिता को देखता है। भले ही पैट्रिक के पास ऑरा न हो, फिर भी वो एक हाई रैंक नाइट थे, लेकिन इस राज्य में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद थे, और अगर वो ऐसी स्थिति भी नहीं संभाल पाए तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन पैट्रिक फिर भी अड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि हाउस मैकक्लेन इतना गरीब नहीं हुआ कि पैसे के लिए अपना सम्मान बेच दे। ये सुनकर लोगन गहरी सांस लेता है और शांत आवाज में कहता है, हम सच में इतने गरीब हैं
फिर वो पूरे परिवार की असली हालत सामने रख देता है। हाउस मैकक्लेन पहले से ही बैंक का 30 लाख गोल्ड का कर्जदार था। सिर्फ सालाना ब्याज ही 1,50,000 गोल्ड था। अगर कायरोस परिवार का आर्थिक सहारा न होता तो वो लोग बहुत पहले ही बर्बाद हो चुके होते। असल में वे पूरे राज्य के सबसे बड़े भिखारी परिवार बन चुके थे। और इतना ही नहीं, वे जिस राज्य की सेवा करते थे उसी पर उनका 20 लाख गोल्ड से ज्यादा का कर्ज था। ऐसी हालत में अगर वे सिर्फ माफी लेकर ये मामला खत्म कर देते तो पूरे राज्य में यही अफवाह फैलती कि मैकक्लेन परिवार वुल्फ के सामने झुक गया। तभी रेना बीच में बोलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वुल्फ परिवार कोई अविवेकी कबीला नहीं है और वे हाउस मैकक्लेन के सम्मान की कदर करते हैं। लेकिन लोगन तुरंत पलटकर पूछता है, तो क्या तुम्हें सगाई को एकतरफा तोड़ना समझदारी लगता है? ये सवाल सुनते ही लोगन की पिछली जिंदगी की एक याद अचानक उसके दिमाग में लौट आती है। उस समय उसे सच में लगता था कि रेना इस रिश्ते के टूटने से दुखी थी, लेकिन बाद में एक घटना ने उसकी ये गलतफहमी पूरी तरह तोड़ दी थी। उसे याद आता है वो दोनों एक कमरे में अकेले थे। रेना ने उसे धन्यवाद कहा कि वो उससे मिलने आया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि भले ही आज सब खत्म हो रहा हो, लेकिन वो चाहती है कि दोनों साथ मिलकर एक आखिरी याद बना ले। उस समय लोगन को लग चुका था कि एक नोबल के रूप में उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, इसलिए उसने रेना से पूछा, क्या तुम आज रात मेरे साथ भाग चलोगी? और उसी पल रेना ने सीधे उसके चेहरे पर चाकू फेंक दिया। लोगन को तुरंत अपनी तलवार निकालकर खुद को बचाना पड़ा, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। रेना ने खुद अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाते हुए कहने लगी कि लोगन जैसा इंसान उसके लायक होने की सोच भी कैसे सकता है। वो उसका मजाक उड़ाने लगी, उसे उसकी औकात याद दिलाने लगी। यहां तक कि उसने ताना मारा, एक बच्चे से हारने के बाद भी तुम तलवार लेकर घूमते हो। बाहर तेज तूफान चल रहा था और उसी शोर के बीच रेना चीख चीख कर लोगों को बताने लगी कि लोगन उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि लोगन के हाथ में पहले से तलवार थी, इस झूठ पर यकीन करना बेहद आसान था। लोगन को याद आता है कि उस समय उस पर पहले ही अनगिनत आरोप लग चुके थे, यहां तक कि उसका अपना परिवार भी उस पर भरोसा नहीं करता था। और आखिर में हाउस मैकक्लेन को वुल्स परिवार से माफी मांगनी पड़ी थी, साथ ही भारी मुआवजा भी देना पड़ा। उसी घटना के बाद लोगन कभी किसी महिला पर भरोसा नहीं कर पाया। उसके दिल में रेना के लिए सिर्फ नफरत बची थी। वो मन ही मन कसम खाता है, इस बार मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। इन सारी यादों के बाद लोगन अपने पूरे प्लान पर दोबारा सोचने लगता है। उसने पहले तय किया था कि वो धीरे धीरे सबको दिखाएगा कि वो बदल चुका है, लेकिन डोमियन के साथ हुई लड़ाई ने उसे एक जरूरी बात समझा दी थी। सैनिक उसके अपमान को गंभीरता से नहीं लेते थे और उसके छोटे भाई से हारने की अफवाहें पूरे इलाके में फैल चुकी थी। ऐसे लोगों का दिल जीतकर परिवार को नहीं बदला जा सकता था। और अब क्षेत्रीय युद्ध शुरू होने में सिर्फ 9 महीने बचे थे। इस समय इज्जत से ज्यादा जरूरी था अपने परिवार को बचाना। आखिरकार लोगन अपने अभिमान को निगलता है और रेना से कहता है कि वो वुल्स परिवार का मुआवजा स्वीकार करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। ये सुनकर रेना कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है, लेकिन पैट्रिक गुस्से से फट पड़ते हैं। वो पूछते हैं, तुम मेरी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन लोगन शांत रहता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ खोखली माफी से संतोष नहीं है। ये जवाब सुनकर उसके पिता तक हैरान रह जाते हैं। लोगन आगे कहता है, हवा में उड़ जाने वाले शब्दों की कोई कीमत नहीं होती और उन पर बना सम्मान भी उतना ही हल्का होता है। अब रेना स्थिति संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वुल्स परिवार बैरन के फैसले का सम्मान करना चाहता है और फिर पैट्रिक से पूछती है कि उनका अंतिम निर्णय क्या है। लेकिन लोगन उसकी चाल समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि रेना असल में अपने पिता की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रही है और शायद 30 लाख गोल्ड देने से डर भी रही है। आखिरकार पैट्रिक नीचे देखते हुए कहते हैं, हाउस मैकक्लेन का मुखिया होने के नाते मैं सिर्फ सच्ची माफी स्वीकार करूंगा, लेकिन ये तय करने का अधिकार लोगन का होगा कि वो माफी सच में ईमानदार है या नहीं। ये सुनकर मैरी गुस्से से भर उठती है। पैट्रिक फिर लोगन को चेतावनी देते हैं, अगर आज उसने अपमान के बदले पैसा स्वीकार कर लिया तो भविष्य में लोग सम्मान को खरीदने बेचने की चीज समझने लगेंगे। लेकिन लोगन बिना एक पल गवाए जवाब देता है, क्योंकि इस टूटे हुए रिश्ते में सबसे ज्यादा प्रभावित वही था और उसी अधिकार से वो वुल्स परिवार का मुआवजा स्वीकार कर लेता है। लोगन का फैसला सुनकर मैरी पूरी तरह हैरान रह जाती है। वहीं रेना के चेहरे पर भी साफ नाराजगी दिखाई देने लगती है। पैट्रिक निराश होकर कहते हैं कि उन्हें लगा था लोगन बदल गया है, लेकिन असल में वो पहले से भी बदतर हो गया। वो खुद को दोष देते हैं कि शायद उन्होंने अपने बेटे को सम्मान की असली कीमत कभी सिखाई नहीं। लेकिन लोगन चुप रहता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता था जो कुछ भी वो कर रहा है सब अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहा है। बाद में जब रेना वुल्फ से मिला भारी मुआवजा लेकर लोगन अपने कमरे में वापस आता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लोगन बिना ज्यादा सोचे समझता है कि शायद रिक होगा, इसलिए वो आराम से कह देता है, अंदर आ जाओ। लेकिन कमरे में रिक नहीं, बल्कि परिवार का फाइनेंशियल एडवाइजर ड्वेन अंदर आता है। उसे देखते ही लोगन के मन में पहला सवाल आता है, अब ये क्या चाल चलने आया है? उधर ड्वेन के दिमाग में भी कई बातें चल रही थी। हाउस मैकक्लेन का वित्तीय सलाहकार होने के नाते उसे साल दर साल घटते बजट के साथ पूरे इलाके को संभालना पड़ता था। एक तरफ सैनिक बेहतर हथियार मांगते रहते थे, दूसरी तरफ नौकर सर्दियों में जिंदा रहने लायक सामान जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन सब के बीच पैसे की कमी पूरी करने के लिए ड्वेन को
हर दिन परिवार के मुखियाओं के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार तो उसे खुद समझ नहीं आता था कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर है या भिखारियों का राजा। वो अक्सर सोचता था कि अगर ये उसकी जन्मभूमि न होती तो वो बहुत पहले नौकरी छोड़ चुका होता। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। 3 मिलियन गोल्ड मिलने के बाद कम से कम कुछ सालों तक तो वो चैन की सांस ले सकता था। उसके हिसाब से बस एक ही समस्या बाकी थी, वो बेवकूफ लड़का। ड्वेन को पूरा यकीन था कि लोगन को ये पैसा उसके साथ बांटना ही पड़ेगा। चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए ड्वेन लोगन से कहता है कि वो बस कल के उसके शानदार प्रदर्शन की तारीफ करने आया है। वो कहता है कि जिस तरह लोगन ने खुद को संभाला और बाहरी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, उससे साबित होता है कि वो हाउस मैकक्लेन का असली उत्तराधिकारी बनने लायक है। ड्वेन लगातार उसकी तारीफ करता रहता है और मन ही मन सोचता है कि शायद उसकी चापलूसी से लोगन बहुत खुश हो गया होगा। आखिरकार लोगन को जिंदगी में कभी तारीफ मिली ही कहा थी। उसने हमेशा सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी की थी, इसलिए ड्वेन को लगता है कि अब उससे पैसे निकलवाना आसान होगा। लेकिन लोगन के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता। तब ड्वेन आगे कहता है कि ऐसे समय में 30 लाख गोल्ड मिलना ऐसा है जैसे रेगिस्तान के बीच बारिश हो जाना। उसके मुताबिक लोगन ने बहुत समझदारी से स्थिति संभाली और पूरे परिवार को राहत दी। लेकिन लोगन बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ जवाब देता है, मुझे समझ नहीं आता कि परिवार राहत क्यों महसूस करेगा, क्योंकि वो पैसा तो मेरा है। ये सुनते ही ड्वेन के अंदर की सारी उम्मीद जैसे खत्म हो जाती है। उसे लगने लगता है कि लोगन सच में पूरा पैसा अकेले रखने वाला है। लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखता है, क्योंकि मैकक्लेन परिवार का वित्तीय सलाहकार बने रहते हुए 20 सालों में उसने अपनी बेइज्जती निगलना अच्छी तरह सीख लिया था और ये स्थिति भी उससे अलग नहीं थी। अचानक ड्वेन रोने लगता है। उसका ये रिएक्शन देखकर लोगन खुद चौंक जाता है। वो तुरंत पूछता है, क्या परिवार की हालत सच में इतनी खराब है? ड्वेन भारी आवाज में बताता है कि शायद लोगन को ये बात पता नहीं, लेकिन हाउस मैकक्लेन पहले से ही कूपर बैंक का 30 लाख गोल्ड का कर्जदार है। वो आगे कहना चाहता था कि सिर्फ ब्याज ही हर साल 1,50,000 गोल्ड बनता है, लेकिन लोगन बीच में ही उसकी बात पूरी कर देता है। ये सुनकर ड्वेन हैरान रह जाता है। वो पूछता है, आपको पहले से पता था? लोगन शांत आवाज में जवाब देता है कि ब्याज इतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिर अभी फसल का मौसम है और उसकी कमाई से ये रकम निकल जानी चाहिए। लेकिन ड्वेन तुरंत समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ बैरोनी को चलाने में ही बहुत पैसा खर्च हो जाता है। पूरा परिवार हमेशा बेहद तंग बजट पर जी रहा है। वो कहता है कि अगर लोगन थोड़ा सा भी मदद कर दे तो हालात काफी बदल सकते हैं। लेकिन लोगन फिर उसकी बात काट देता है। वो साफ कह देता है कि वो ये सब सुनना नहीं चाहता। अब ड्वेन उलझन में पड़ जाता है। वो पूछता है, अगर आप परिवार की मदद नहीं करना चाहते तो फिर आपने बैरन का विरोध क्यों किया था? लोगन उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि वो सच में इस पैसे का इस्तेमाल परिवार के लिए करेगा, लेकिन बैरन के तुरंत खर्च पूरे करने के लिए नहीं। उसकी नजर भविष्य पर थी और उसके लिए उसे पहले से तैयारी करनी होगी। अंदर ही अंदर ड्वेन गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि लोगन को कुछ पता ही नहीं और उसे बस तुरंत पैसा परिवार को दे देना चाहिए। लेकिन तभी लोगन उससे एक सीधा सवाल पूछता है, अगर हम परिवार का कर्ज चुका भी दें तो क्या सच में कुछ बदल जाएगा? ड्वेन जवाब देता है कि कम से कम कुछ सालों तक एस्टेट को संभालना आसान हो जाएगा। लेकिन लोगन फिर पूछता है, उसके बाद क्या? भले ही कुछ समय के लिए हालत सुधर जाए, लेकिन आखिर में वे फिर कर्ज में डूब जाएंगे, क्योंकि हाउस मैकक्लेन के पास बेचने के लिए कोई खास चीज ही नहीं थी। ये एक अंतहीन चक्र था और लोगन ने तय कर लिया था कि वो इस चक्र को अपने तरीके से तोड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसे ये पैसा चाहिए था। ये सुनकर ड्वेन पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये वही युवा मास्टर लोगन है, क्योंकि अब तक उसे लगता था कि लोगन सिर्फ एक लापरवाह लड़का है जिसे परिवार के मामलों से कोई मतलब नहीं। फिर लोगन उससे कहता है कि उसे एक मदद चाहिए। अगर ड्वेन उसकी मदद करे तो शायद वो इस पैसे का कुछ हिस्सा परिवार के खर्चों के लिए भी दे सकता है। ये सुनते ही ड्वेन तुरंत पूछता है, क्या करना होगा? लोगन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, मुझे मर्सनरी इकट्ठा करने हैं। बाद में लोगन की बातचीत रिक से होती है। ऐसा लग रहा था कि वो फिर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर रिक तुरंत गुस्से में पूछता है, अब आप आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि लोगन को पहाड़ों वाली ट्रेनिंग से लौटे ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। इस पर लोगन शांत भाव से जवाब देता है, पैसा कमाने। लोगन के पास पहले से ही काफी पैसा था, लेकिन उसके हिसाब से वो अब भी पर्याप्त नहीं था। उसने रिक को समझाया कि किले के अंदर जो माहौल चल रहा है, उसके बाद पैट्रिक उसे दोबारा कहीं जाने की अनुमति कभी नहीं देंगे। लेकिन लोगन ने अनुमति मांगने का इरादा ही नहीं बनाया था। वो चुपचाप निकल जाने वाला था। ये सुनकर रिक पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन लोगन को अब इसकी परवाह नहीं थी। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि अगर वो अभी अपनी पहचान नहीं बदल पाया तो शायद कभी नहीं बदल पाएगा, और इसका मतलब था परिवार के बाहर अपनी ताकत खड़ी करना। खुशकिस्मती से लोगन को एस्टेट के बाहर होने वाली हर बड़ी घटना पहले से पता थी, ठीक अपनी पिछली जिंदगी की तरह। जब उसे परिवार से निकाल दिया गया था तब भी वो जानता था कि उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। उसे एक खास इंसान को ढूंढना था। रिक उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लोगन ठीक से सोच नहीं रहा। अगर वो अभी भाग गया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। लेकिन रिक की लगातार बातों से लोगन चिढ़ने लगता है। रिक पूछता है, अगर आप सच में भाग गए तो आगे क्या करेंगे? यहां तक कि वो गुस्से में कह देता है, अगर आपको जाना ही है तो पहले मेरे ऊपर से गुजर जाइए। कुछ पल के लिए तो लोगन सच में ऐसा करने के करीब पहुंच जाता है।
क्योंकि उसे लग रहा था कि रिक उसकी बात समझ ही नहीं रहा। लेकिन आखिरकार वो खुद को शांत करता है। वो रिक को भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। साथ ही कहता है कि वह अपने पिता के लिए एक पत्र छोड़ जाएगा ताकि किसी भी मुसीबत का दोष रिक पर ना आए। रिक पूछता है, उस पत्र में आप क्या लिखेंगे? लेकिन लोगन सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता है। आखिरकार रिक हार मानकर गहरी सांस लेता है। कुछ देर बाद लोगन चुपचाप गायब हो जाता है और रिक वो पत्र लेकर सीधे पैट्रिक के पास पहुंचता है। उस समय पैट्रिक का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी पल युद्ध शुरू कर देंगे। पत्र की शुरुआत बेहद औपचारिक अभिवादन से होती है। फिर उसमें लिखा था, टूटी हुई सगाई के कारण मेरा दिल बहुत दुखी है, इसलिए मैं थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जा रहा हूं, लेकिन जल्द लौट आऊंगा। हस्ताक्षर लोगन मैकक्लेन। ये पढ़ने के बाद रिक सिर्फ रो सकता था। वो मन ही मन युवा मास्टर की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करने लगता है। इसके बाद कहानी मैकक्लेन परिवार के इतिहास की तरफ मुड़ती है। सिर्फ 200 साल पहले मैकक्लेन परिवार की स्थिति आज जैसी नहीं थी। उस समय उनका इलाका पड़ोसी काउंटियों तक फैला हुआ था और उन्हें ग्रैंडिया साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का शासक माना जाता था। लेकिन वर्तमान लॉर्ड पैट्रिक मैकक्लेन तक आते आते पिछली 3 पीढ़ियों की अक्षमता ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उनका दर्जा घटा दिया गया और उनका इलाका बहुत छोटा हो गया। जो विशाल अनाज भंडार कभी मैकक्लेन प्लेन्स कहलाता था, वो एक शक्तिशाली जागीरदार को सौंप दिया गया। उपजाऊ जमीनें टुकड़ों में बांटकर दूसरे इलाकों में दे दी गई और आखिर में मैकक्लेन परिवार के हिस्से में जो जमीन बची वो लगभग निर्वासन जैसी थी। दक्षिणी पहाड़ों के पास सूखी, बंजर और वीरान जमीन, मानो उन्हें पूरी तरह बाहर फेंक दिया गया हो। उसी पल से उनकी आर्थिक बर्बादी तय हो चुकी थी। उनके इलाके में कोई खास उत्पाद नहीं था और दूसरे पहाड़ी इलाकों की तरह वहां तांबे की खदानें भी नहीं थी। लोगन ये सब सोचते हुए समझता है कि भले ही वे आने वाला क्षेत्रीय युद्ध जीत जाए, फिर भी उन्हें काइरोस परिवार के सामने हाथ फैलाना ही पड़ता। और अगर लोगन इस अंतहीन चक्र को तोड़ना चाहता था तो उसे सिर्फ 30 लाख गोल्ड नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़े धन की जरूरत थी। लेकिन खुशकिस्मती से उसे पता था कि एक ऐसा इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। जब लोगन ग्रैंडिया साम्राज्य के सबसे बड़े व्यापारिक शहर कैरो में पहुंचा तो चारों तरफ व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थी। कोई अंगूठियां बेच रहा था, कोई ढाल, तो कोई ताजे फल और सब्जियां। शहर की चहल पहल देखकर लोगन को एहसास हुआ कि मैकक्लेन बैरोनी कितनी पिछड़ी और बदहाल जगह थी। अपनी यादों के अनुसार जिस इंसान को वो ढूंढ रहा था उसने अपनी जवानी कैरो में बिताई थी और अफवाह थी कि वो अब भी यही आसपास रहता है। उस आदमी का नाम था फिलिप क्लॉड। वो एरिस साम्राज्य का एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाला था। एरिस साम्राज्य पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। वहां ताकत जन्म से नहीं बल्कि प्रतिभा से तय होती थी। उम्र या लिंग मायने नहीं रखते थे। यहां तक कि विदेशी लोग भी वहां जाकर ताकत और दौलत हासिल कर सकते थे और फिलिप क्लॉड इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। ग्रैंडिया में जन्म लेने के बावजूद वो आगे चलकर एरिस साम्राज्य का सबसे अमीर व्यापारी बना। इतना ही नहीं, वो पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा हथियार व्यापारी भी बना। बहुत से लोग उसे ग्रैंडिया का गद्दार कहते थे, लेकिन सच कुछ और था। गोल्डन बीटल कहलाने वाला फिलिप चुपचाप अपने जन्म स्थान के लोगों की मदद करता रहा था और उसी की दौलत ने आगे चलकर ग्रैंडिया की स्वतंत्रता के चमत्कार में बड़ी भूमिका निभाई थी। सड़क पर चलते हुए लोगन की नजर अचानक एक युवा लड़के पर पड़ती है जो बीच रास्ते में खड़ा खाली निगाहों से सामने देख रहा था। लोगन सोचता है, क्या ये वही हो सकता है? असल में उस लड़के के साथ अभी अभी धोखा हुआ था। उसके पास अब एक भी सिक्का नहीं बचा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे जिएगा कैसे। लोगन ने पहले सुना था कि फिलिप का कारोबार किसी धोखाधड़ी की वजह से बर्बाद हुआ था, लेकिन अपनी आंखों से देखकर हालात उससे भी बदतर लगे। वो लड़का पूरी तरह निराश दिखाई दे रहा था, यहां तक कि उसके मन में अपनी जान खत्म करने का विचार भी आने लगा था। तभी लोगन उसके पास जाता है और पूछता है, क्या तुम फिलिप क्लॉड हो? लड़का सावधानी से जवाब देता है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? लोगन की लाल आंखें, स्थिर नजर और पुराना कवच देखकर फिलिप को वो इंसान बेहद खतरनाक लगता है। लोगन कहता है कि वो उससे थोड़ी बात करना चाहता है, लेकिन फिलिप और ज्यादा सतर्क हो जाता है। वो पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसी समय फिलिप को लोगन की आंखों में एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे वो जिंदगी में अनगिनत बार देख चुका था, लालच। वो तुरंत अपने मन में निष्कर्ष निकाल लेता है कि पुराना कवच पहने ये युवक कोई भाड़े का गुंडा होगा। लोगन खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिप अचानक घबरा जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अभी भुगतान की आखिरी तारीख नहीं आई है। वो कहता है कि उसकी व्यापारिक संपत्ति की बिक्री 3 दिन बाद पूरी होगी और लोगन से कहता है कि वो बाद में वापस आए। लोगन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो कोई कर्ज वसूलने नहीं आया, लेकिन फिलिप किसी पागल कुत्ते की तरह लगातार चिल्लाता रहता है। वो कहता है कि उसकी कोई डील अभी तक पूरी नहीं हुई और लोगन को तुरंत वहां से चले जाने का आदेश देता है। लोगन ने एक बार फिर फिलिप को शांत करने की कोशिश की। वो बोला, मैं यहाँ पैसे वसूलने नहीं, निवेश करने आया हूं। ये सुनते ही फिलिप क्लॉड कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो हैरानी से पूछता है, तुम
सच बोल रहे हो? और लोगन बिना हिचकिचाए हाँ में जवाब देता है। अब फिलिप के दिमाग में नई उलझन शुरू हो जाती है। अगर ये आदमी कर्ज वसूलने नहीं आया तो फिर ऐसा कौन पागल होगा जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके इंसान में निवेश करना चाहेगा? लेकिन उसके मन का एक हिस्सा अब भी सोच रहा था कि शायद लोगन सच कह रहा है। फिर वो पूछता है, तुम कितना निवेश करना चाहते हो? लेकिन लोगन सवाल पलट देता है। वो पूछता है, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? और साफ कहता है कि वो फिलिप के सारे कर्ज चुकाकर उसे दोबारा खड़ा करने में मदद करेगा। फिलिप अब भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो ध्यान से लोगन के चेहरे और मिट्टी से सने कवच को देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़का बहुत दूर से यात्रा करके आया है। जब लोगन दोबारा रकम पूछता है तो फिलिप अचानक भड़क उठता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम बहुत घटिया इंसान हो। उसे लगता है कि लोगन भी बाकी लोगों की तरह उसे धोखा देने आया है। वो आगे कहता है कि लोगन कोई निवेशक नहीं हो सकता। उसके कवच पर बने निशान साफ बता रहे थे कि वह दक्षिण पश्चिम के मैकक्लेन बैरोनी से आता है। और फिलिप के हिसाब से मैकक्लेन परिवार सिर्फ भिखारियों का परिवार था, एक ऐसा परिवार जो अपने अमीर रिश्तेदारों के सहारे जी रहा था। वो ताना मारते हुए कहता है, जो परिवार अपना कर्ज तक नहीं चुका सकता वो निवेश क्या करेगा? फिर वो चेतावनी देता है कि किसी नोबल की पहचान का झूठा इस्तेमाल करने पर मौत की सजा भी मिल सकती है। और गुस्से में कहता है कि लोगन ने गलत आदमी चुना है क्योंकि उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं बचे। लेकिन लोगन पूरे समय शांत बना रहता है। वो समझ जाता है कि पूरी तरह टूट जाने के बाद भी फिलिप की सोच और समझ बेहद तेज है और यही बात भविष्य के महान व्यापारी से उम्मीद की जा सकती थी। तभी लोगन सोचता है कि आखिर इसे शांत कैसे किया जाए। उधर फिलिप सड़क के बीच खड़े होकर लगातार चिल्ला रहा था कि उसके पास न खाने के पैसे बचे हैं न मरने के। और तभी लोगन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फिलिप से ध्यान देने को कहता है और अचानक अपनी ऑरा रिलीज कर देता है। ये देखते ही फिलिप पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। इतनी कम उम्र में फोर्स जागृत करने वाला इंसान किसी छोटे मोटे धोखे में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। अब फिलिप तुरंत माफी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि हाल की घटनाओं ने उसे जरूरत से ज्यादा संवेदनशील बना दिया था। फिर वो पूछता है, तो आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? लोगन सीधा जवाब देता है, मैं तुम्हें स्थायी रूप से नौकरी पर रखना चाहता हूं और बोनस के तौर पर तुम्हारे सारे कर्ज भी चुका दूंगा। ये सुनकर फिलिप फिर से शक में पड़ जाता है। वो पूछता है, क्या मैकक्लेन परिवार के पास सच में इतना पैसा है? लोगन उससे पूछता है कि कुल कर्ज लगभग 2,50,000 गोल्ड है, सही? फिर वो कहता है कि वो पूरा कर्ज चुकाएगा और उसके ऊपर 3 लाख गोल्ड अलग से देगा। इसके बाद लोगन अपने साथ लाया हुआ कैश बाहर निकालता है। ये देखकर फिलिप की आंखें फैल जाती है। उसे लगता है जैसे उसके सामने कोई फरिश्ता खड़ा हो। वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बेहद डरावनी थी। अगर फिलिप ने कभी जानबूझकर अपने मालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे ऐसी पीड़ा होगी मानो उसकी आत्मा को जिंदा चीर दिया गया हो। कॉन्ट्रैक्ट पर जादुई मुहर लगाने वाली चुड़ैल समझाती है कि अगर फिलिप को ये शर्तें पसंद नहीं तो वो खुद अपनी फोर्स जागृत कर सकता है, हाई रैंक नाइट बन सकता है या फिर किसी 4 सर्कल मैच को किराए पर रख सकता है। वो चुड़ैल बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहती है, अगर पसंद ना हो तो बाद में फिर आ जाना, और उन्हें यूं ही जाने को कह देती है। उधर फिलिप पूरी तरह स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसके साथ अभी बहुत बड़ा खेल हो गया है। उसे एहसास होता है कि उस जादुई कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक पन्ना ही 30 गुलामों के बराबर कीमत रखता है, यानी उसने भारी दौलत खर्च करके खुद को लोगन का आदमी बना लिया था। तभी लोगन उसे समझाता है, हम एक दूसरे को अभी मुश्किल से जानते हैं, ऐसे में भरोसा होना संभव नहीं है। अगर वो इतनी बड़ी रकम निवेश कर रहा है तो बदले में उसे कोई गारंटी भी चाहिए। लेकिन लोगन ये भी कहता है कि जब दोनों के बीच भरोसा बन जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया जाएगा। फिर लोगन अपनी तरफ हाथ बढ़ाता है। फिलिप कुछ पल तक उसे देखता रहता है और सोचने लगता है कि शायद ये कॉन्ट्रैक्ट असल में उसकी जिंदगी बदलने वाला है। लोगन ने फिलिप से हाथ मिलाया। फिलिप ने पूछा, सबसे पहले क्या करना है? लोगन ने शांत होकर कहा, हमें मॉन्स्टर का मीट खरीदना है। ये सुनते ही फिलिप उसे पागल समझने लगा। आखिर मॉन्स्टर का खून और मांस जहरीला माना जाता था और लोग उसे जलाना ही सही समझते थे। लेकिन लोगन भविष्य जानता था। उसे पता था कि कुछ साल बाद दुनिया को मालूम पड़ेगा कि मॉन्स्टर का जहर आम चीजों से खत्म किया जा सकता है। फिर खाने की कमी वाले इलाकों में लोग मॉन्स्टर मीट खाना शुरू कर देंगे। उसके बाद एक और बड़ा खुलासा होगा। केलॉग मॉन्स्टर का मीट लोगों की कमजोरी दूर करता है, यहाँ तक कि बांझपन जैसी समस्याओं में भी असर दिखाता है। जब रॉयल मैजिक टावर इस बात की पुष्टि करेगा तब पूरे महाद्वीप में केलॉग मॉन्स्टर की शिकार शुरू हो जाएगी और उनकी प्रजाति लगभग खत्म हो जाएगी। लोगन जानता था कि अगर उसने अभी ज्यादा से ज्यादा केलॉग मीट जमा कर लिया तो वो कम से कम 30 लाख गोल्ड कमा सकता है। दूसरी तरफ फिलिप को लग रहा था कि लोगन पूरी तरह पागल हो चुका है। दोनों एक सराय में बैठे आगे की योजना पर बात करने लगे। तभी लोगन ने कैजुअली कहा कि वो 10 लाख गोल्ड का मॉन्स्टर मीट खरीदना चाहता है। ये सुनकर फिलिप के तो होश उड़ गए। उसे लगा लोगन सच में अपना दिमाग खो चुका है, लेकिन लोगन पूरी कॉन्फिडेंस में था। उसने कहा, टेंशन मत लो, इससे हमें बहुत फायदा होगा। फिर फिलिप ने केलॉग मीट की कीमत बताई। अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लोग उसे फेंक देते थे या जला देते थे।
अगर लेवल 0 के लोग उसकी लाश लाते तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में लगभग 200 गोल्ड प्रति यूनिट लगते थे। हालांकि अगर कई केलॉग एक साथ लाए जाएं तो खर्च काफी कम हो सकता था। फिलिप ने लोगन की गणना सुनकर माना कि उसने सब सोच समझकर प्लान बनाया है। उसने पूछा, तो क्या तुम पूरे राज्य में मर्सनरी गिल्ड भेजकर जितना हो सके उतना केलॉग मीट खरीदना चाहते हो? लोगन ने तुरंत कहा, बिल्कुल। लेकिन फिलिप ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा तरीका गलत है, क्योंकि ये मीट वैसे भी लोग फेंक रहे हैं। फिलिप ने कहा, मर्सनरी गिल्ड नहीं, मर्चेंट गिल्ड को हायर करो। उसने समझाया कि व्यापारियों को फर्क नहीं पड़ता चीज की वैल्यू क्या है, अगर पैसे मिल रहे हो तो वो कचरा भी उठाकर बेच देंगे। फिलिप ने भरोसे से कहा, एक बार ऑर्डर दे दो, फिर पूरे राज्य का केलॉग मीट काट छांट कर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये सुनकर लोगन काफी इंप्रेस हुआ। उसे लगा उसका निवेश अभी से फायदा देने लगा है। मजाक में उसने फिलिप को क्यूट बदमाश तक कह दिया। फिलिप ने तुरंत जवाब दिया, अब पैसों की चिंता छोड़ दो, सब मैं संभालूंगा। असल में फिलिप का भविष्य भी अब लोगन की सफलता पर टिका हुआ था। इसके बाद लोगन ने उसे कुछ सामानों की लिस्ट दी, आयरनवुड कार्ट्रिज, स्प्रिंग्स और गोंद जैसी चीजें, और कहा कि इन्हें बड़ी मात्रा में खरीदो। फिलिप फिर शक में पड़ गया। उसने पूछा, क्या तुम खिलौनों की फैक्ट्री खोलने वाले हो? लोगन मुस्कुराया और बोला, उससे कहीं बड़ा काम है। असल में लोगन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के लिए कच्चा माल इकट्ठा करवा रहा था। उसे याद था कि अपने पिछले जीवन में इन्हीं चीजों से बने हथियारों का इस्तेमाल ग्रैंडिया किंगडम पर हमला करने में हुआ था। हालात सही हो तो इन हथियारों से लैस एक सैनिक भी किसी नाइट को रोक सकता था। उसे ये भी याद था कि उसने पहले ही ड्वेन को मर्सनरी भर्ती करने भेज दिया था। अगर उन सैनिकों के हाथ में ये हथियार आ जाए तो आने वाले क्षेत्रीय युद्ध में उन्हें भारी बढ़त मिल सकती थी। लेकिन उससे पहले लोगन को दो चीजों की जरूरत थी, एक ऐसा कारीगर जो ये हथियार बना सके और एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जो मर्सनरीज को ट्रेन कर सके। 2 दिन बाद मर्सनरी शहर हारून में लोगन की मुलाकात हुई ए रैंक मर्सनरी कैसालोन से। वो उसे इंस्ट्रक्टर की नौकरी देने की कोशिश कर रहा था। कैसालोन ने कहा, मैंने कभी किसी को ढंग से ट्रेन नहीं किया। लेकिन लोगन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा, काम मुश्किल नहीं है, तुम्हें सिर्फ सी रैंक मर्सनरीज को ट्रेन करना है। फिर भी कैसालोन मना करता रहा। उसने कहा कि उसने सिर्फ कुछ नौजवानों को गाइड किया है, इसलिए लोगन किसी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर को ढूंढ ले। लेकिन लोगन सच जानता था। पिछले जीवन में वो कैसालोन को अच्छी तरह जानता था। वो हर तरह का हथियार चलाना जानता था, घुड़सवारी में माहिर था, और सबसे बड़ी बात, वो एक बेहतरीन ट्रेनर था। रिटायरमेंट के बाद उसने जिस मर्सनरी स्क्वाड को ट्रेन किया था वो बाकी सभी स्क्वाड से ज्यादा ताकतवर बन गई थी। लोगन ने उसे 4000 गोल्ड ऑफर किए। कैसालोन ने मना कर दिया। 6000 गोल्ड, फिर भी मना। 7000 गोल्ड, लेकिन कैसालोन बोला, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तब लोगन ने ऑफर और बढ़ा दिया। आखिरकार लोगन ने ऑफर बढ़ाकर 8000 गोल्ड कर दिया। बस यही वो रकम थी जहां कैसालोन टूट गया। उसने तुरंत काम स्वीकार कर लिया और एडवांस में धन्यवाद भी दे दिया। बातचीत के दौरान लोगन ने बताया कि वो बैरन मैकलेन का बड़ा बेटा है। फिर उसने पूछा, तुम्हें जरा भी जानने की इच्छा नहीं कि गांव का एक लॉर्ड मर्सनरी क्यों इकट्ठा कर रहा है? कैसालोन ने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक पैसे मिल रहे हैं। दोनों शहर की गलियों से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी कुछ लोगों को कोड़े मार रहा था। वो चिल्ला रहा था, अगर फिर देर हुई तो तुम सबको मार डालूंगा। कैसालो ने बताया कि हारून सिर्फ मर्सनरीज का शहर नहीं बल्कि गुलामों का भी शहर है। यहाँ ऐसे नजारे आम बात है। थोड़ा आगे बढ़ते ही पूरा इलाका स्लेव मार्केट में बदल गया। लोगन ने शांत होकर कहा, मैं इस दुनिया की सच्चाई जानता हूँ, बल्कि मैं खुद भी एक गुलाम खरीदने आया हूँ। तभी एक व्यापारी उसे गांव का भोला लड़का समझकर बुलाने लगा। वो जोर जोर से अपनी सस्ती कीमतों का बखान कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कैसालोन पर पड़ी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये देखकर लोगन मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कैसालोन को हायर करना अभी से फायदे का सौदा साबित हो रहा है। कुछ देर बाद वे एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जहां बाकी दुकानों से कहीं ज्यादा गार्ड खड़े थे। लोगन समझ गया यही सही जगह है। एक बूढ़ा व्यापारी बाहर आया और बोला, लगता है तुम्हें पता है कि तुम क्या खरीदने आए हो। लोगन ने सीधा जवाब दिया, मैं एक ड्वार्फ खरीदने आया हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो तुम सही जगह आए हो। दूसरी दुनियाओं की जातियां बहुत दुर्लभ होती हैं, इसलिए उन्हें खास सुरक्षा में रखा जाता है। सबसे पहले उसने 2 एल्फ दिखाए और उनकी तारीफ करने लगा कि उन्हें हासिल करना कितना मुश्किल था। लेकिन लोगन ने बिना रुचि दिखाए कहा, पीछे जंजीरों में बंधे ड्वार्फ को बाहर लाओ। व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारी नजर तेज है, वो सिर्फ ड्वार्फ नहीं, एक्सपर्ट लेवल का कारीगर है। ये सुनकर लोगन भी थोड़ा चौंका। उसे पता था कि ड्वार्फ बेहतरीन कारीगर होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट लेवल, ये उम्मीद से कहीं ज्यादा था। लोगन ने सीधा पूछा, कीमत? व्यापारी बोला, कम से कम 2 लाख गोल्ड। लोगन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? व्यापारी की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत 50,000 गोल्ड कम कर दिए। ये देखकर कैसालोन भी हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोगन ने इतनी आसानी से कीमत गिरा दी। तभी ड्वार्फ हंसते हुए बोला, तुम काफी बेरहम इंसान हो। लोगन ने मन में सोचा, ये तो बस आम समझदारी है। फिर उसने ड्वार्फ से कहा, मैं तुम्हें दक्षिण पश्चिम के मैकलेन एस्टेट ले जा रहा हूँ। वहां तुम्हें वही काम करना होगा
जो मैं कहूंगा। ड्वार्फ ने बिना विरोध किए हामी भर दी। लोगन सोचने लगा कि ड्वार्फ चाहे कितने भी महान कारीगर हों, लेकिन अगर उनके अंदर काम करने का जुनून खत्म हो जाए तो वो कभी असली मास्टरपीस नहीं बना सकते। इसलिए लोगन ने ड्वार्फ से वादा किया, अगर तुम अगले 20 साल ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें वापस पहाड़ों में भेज दूंगा। ड्वार्फ के लिए 20 साल कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सुनकर वो सच में खुश हो गया और लोगन को धन्यवाद देने लगा। तभी अचानक एक और गुलाम जंजीर तोड़कर भागने लगा, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। एक सैनिक ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जैसे ही लोगन ने उस लड़के को देखा, वो ठिठक गया। नीले बाल, नीली आंखें और वो परिचित एहसास। लोगन धीरे से बुदबुदाया, ये नोबल स्लेयर। कैसालो ने उसकी तरफ देखा, लेकिन लोगन तो अपने पिछले जीवन की यादों में खो गया था। वो लड़का पहले एक गुलाम था, बाद में अपने मालिकों को मारकर भाग निकला और फिर उसने एक एक करके कई रईसों और नाइट्स का कत्ल किया। 10 साल गायब रहने के बाद वो एक खतरनाक ऑरा यूजर बनकर लौटा और पूरी जिंदगी सिर्फ नोबल्स का शिकार करता रहा। इसी वजह से दुनिया उसे नोबल स्लेयर के नाम से जानने लगी। लोगन ने तुरंत समझ लिया कि टाइमलाइन बिल्कुल सही है। मतलब इस समय वो लड़का अभी सिर्फ एक गुलाम है। अगर लोगन अभी उसे बचा लेता है तो भविष्य में उसे एक बेहद ताकतवर ऑरा यूजर मिल सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि वो लड़का पूरी तरह हिंसक और पागल स्वभाव का था। फिर भी लोगन ने सोचा, अगर कभी काबू से बाहर गया तो कैद कर दूंगा। उधर गुलाम मालिक फिर से कोड़ा उठाने वाला था। तभी लोगन ने तलवार निकालकर वार रोक लिया। व्यापारी ने जैसे ही लोगन के परिवार का निशान देखा, उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसे लगा कोई बड़ा ग्राहक आया है। वो झुककर बोला, माफ कीजिए सर, ये गुलाम बदतमीजी कर रहा था, इसे सजा देना जरूरी था। लोगन ने शांत होकर कहा, मैं कुछ गुलाम खरीदना चाहता हूं। फिर उसने उन 2 बच्चों की तरफ इशारा किया। व्यापारी तुरंत बोला, ये दोनों बहुत दुर्लभ है, एक लाल बालों वाली लड़की और दूसरा नीली आंखों वाला लड़का। उसने कीमत बताई, 10,000 गोल्ड एक की। ये सुनकर लोगन अंदर ही अंदर हंस पड़ा। उसे पता था कि एक मजबूत गुलाम की असली कीमत लगभग 300 गोल्ड होती है। उसने सीधे कहा, 500 गोल्ड दूंगा दोनों के। व्यापारी चिल्लाने लगा, लेकिन लोगन गुस्से में बोला, क्या तुम्हें लगता है मुझे गुलामों की असली कीमत नहीं पता? व्यापारी तुरंत डर गया और सौदा मान गया। वो बड़बड़ाने लगा कि ये सब विक्टर की वजह से हुआ, जो हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता है। कैसालोन घायल लड़के को पीठ पर उठाकर ले जा रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि उसकी चोटें इतनी जल्दी कैसे भर रही है। लोगन ने कैजुअली कहा, कुछ खास नहीं। लेकिन सच ये था कि वो धीरे धीरे अपनी फोर्स से उसकी बॉडी को हील कर रहा था। अचानक विक्टर ने लोगन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाया। लोगन ने उसका गला पकड़ लिया और ठंडी आवाज में पूछा, तुम बहादुर हो या सिर्फ बेवकूफ? फिर उसने चेतावनी दी, अपने दुश्मन सोच समझ कर चुनो। लोगन ने कहा, अगर मेरी बात मानोगे तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों सुरक्षित रहोगे, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम दोनों को खुद मार दूंगा। ये कहकर उसने विक्टर को छोड़ दिया। फिर शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें एक नाइट बनाना चाहता हूं। विक्टर हैरानी से उसे देखने लगा। उसने पूछा, क्या आप सच बोल रहे हैं? लोगन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूं। उसने समझाया कि नाइट सिर्फ योद्धा नहीं होते, उन्हें सम्मानित कुलीन माना जाता है और एक बार नाइट बन जाने के बाद गुलामी से आजादी मिल सकती है। सिर्फ विक्टर ही नहीं, उसकी बहन भी आजाद हो सकती थी। ये सुनते ही विक्टर तुरंत लोगन के सामने झुक गया और वफादारी की कसम खा ली। उन्हें देखकर लोगन समझ गया कि उसका अंदाजा सही था। विक्टर की कमजोरी उसकी बहन थी और वही उसकी हिंसक प्रवृत्ति को काबू में रखने की चाबी भी। इसके बाद लोगन ने कहा, घर लौटते ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। फिर उसने ड्वार्फ हमार को अपने पास बुलाया। लोगन बोला, मैं अभी एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने वाला हूं, एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट। उसने साफ शब्दों में शर्तें बताई। अगर हमार अगले 20 साल उसके लिए काम करेगा तो उसके बाद लोगन खुद उसे वापस पहाड़ों में उसके लोगों के पास छोड़ आएगा। ये सुनकर हमार पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान सच में उसे उसके घर वापस भेजने का वादा कर रहा है। लोगन ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ हवा में बोले गए शब्दों पर भरोसा करना मुश्किल होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेहतर रहेगा। फिर उसने पूछा, कोई दिक्कत है या तुम ये समझौता नहीं करना चाहते? हमार की आंखें भर आई। उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं दिल से ये चाहता हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वो बार बार लोगन को धन्यवाद देता रहा। उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इतना बड़ा काम करेगा। उसे देखकर लोगन मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से हमार इतना मोटिवेट हो गया तो असली फायदा तो मुझे ही मिला है। अब तक की पूरी यात्रा में लोगन को उससे कहीं ज्यादा मिल चुका था जितनी उसने उम्मीद की थी। आने वाले क्लैन वॉर की तैयारी भी हो गई थी और साथ ही उसे भविष्य का नोबल स्लेयर भी मिल चुका था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन लोगन को यह नहीं पता था कि उसके अजीब व्यवहार की अफवाहें पहले ही पूरे मैकलिन एस्टेट में फैल चुकी थी। उसकी इज्जत पूरी तरह गिर चुकी थी। उधर रिक पूरी तरह परेशान हो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यंग मास्टर कर क्या रहे हैं। कुछ समय बाद लोगन घर वापस लौटा और उसे देखकर सबसे ज्यादा खुश इंसान शायद रिक ही था। लोगन ने आराम से पूछा, कैसे हो? ये सुनकर रिक का दिमाग लगभग फट गया। उसने गुस्से में कहा, क्या आप सच में ये पूछ रहे हैं
वो खुद को मुश्किल से संभालते हुए बोला, आखिर आप कर क्या रहे थे? क्या आपको बाहर फैली अफवाहों के बारे में पता भी है? रिक ने बताया कि कुछ दिन पहले फिलिप नाम का आदमी हर व्यापारी को इकट्ठा करके घूम रहा था। वो सबको बता रहा था कि लोगन मैकलेन के नाम पर मॉन्स्टर मीट खरीदा जाएगा, और इससे पहले ही लोग लोगन के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, टूटी हुई सगाई की बातें, और ये अफवाह कि लोगन ने अपनी मंगेतर को लगभग लूट लिया था। फिलिप को लोगन के पिछले जीवन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे तो बस इतना लगता था कि उसका मालिक थोड़ा सनकी और पागल इंसान है, लेकिन उसने इस पूरे हंगामे में भी मौका देख लिया। उसने जानबूझकर मॉन्स्टर मीट को लेकर और भी अजीब अफवाहें फैलानी शुरू कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मीट बेचने आए। फिर उसने कीमत इतनी नीचे गिरा दी कि व्यापारियों को बस थोड़ा बहुत फायदा दिखे। उसने $1 प्रति किलो का रेट रखा। फिलिप जानता था अगर कोई कचरे के भी पैसे दे रहा हो तो व्यापारी कभी मना नहीं करेंगे। उसने साफ कह दिया, जितना मॉन्स्टर मीट मिल सके सब लेकर आओ। फिलिप की चाल काम कर गई। व्यापारी बड़ी मात्रा में मॉन्स्टर मीट इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे लोगन के बारे में अफवाहें पूरे थीव्स क्वार्टर में फैल गई। ये सब सुनकर लोगन बस मुस्कुराया और बोला, फिलिप ने अपना काम बिल्कुल सही किया है। रिक ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में भी लोगन हंस कैसे सकता है। लोगन ने शांत होकर कहा, उन लोगों के चेहरे देखो जो मेरे साथ लौटे हैं। सोचो उन्होंने रास्ते में कितनी अफवाहें सुनी होंगी। फिर उसने आराम से कहा, चिंता मत करो, ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन रिक ने चेतावनी दी, इतने आराम से मत रहिए, अब आपको परिवार के मुखिया से मिलना होगा, और वो बहुत गुस्से में है। कुछ देर बाद लोगन अपने पिता पैट्रिक के ऑफिस में खड़ा था। पैट्रिक ने ठंडी आवाज में पूछा, घर से भागकर घूमने में मजा आया? लोगन ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, ये सफर मेरे लिए फायदेमंद था। पैट्रिक ने कहा कि उसने लोगन के बारे में कई अजीब और लापरवाह अफवाहें सुनी हैं, लेकिन कम से कम ऐसा लग रहा है कि इस सब से कुछ हासिल भी हुआ है। लोगन ने खुद का बचाव करते हुए कहा, अफवाहें सिर्फ बेकार की बातें हैं और मुझे अपने किसी फैसले पर पछतावा नहीं है। तभी उसकी सौतेली माँ मैरी बीच में बोल पड़ी। उसने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था। लोगन को अपनी हैसियत का बिल्कुल एहसास नहीं है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी हरकतें परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। लेकिन लोगन ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो बोला, आप जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। मैंने सिर्फ टूटी हुई सगाई से मिले पैसों को अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। मैरी ने तुरंत पैट्रिक की तरफ मुड़कर कहा, सुना आपने? इतना सब होने के बाद भी क्या आप अभी भी इसका पक्ष लेंगे? बस यही वो पल था जब पैट्रिक का धैर्य टूट गया। वो जोर से चिल्लाया, बस। फिर ठंडी लेकिन सख्त आवाज में बोला, मैरी, कमरे से बाहर जाओ, मुझे लोगन से अकेले बात करनी है। कमरे में अब सिर्फ पिता और बेटा रह गए थे। पैट्रिक ने गंभीर नजरों से लोगन को देखा और कहा, ये आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अपने गुस्से से भरे पिता के सामने खड़े होकर लोगन ने लंबे समय बाद पहली बार डर महसूस किया। पैट्रिक ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? उसने कहा कि अब उन्हें हर बात ईमानदारी से करनी होगी। जो कुछ भी हुआ उसका सच जानना जरूरी है। लोगन समझ गया था कि इस बार उसके पिता चीजों को यूं ही नजरअंदाज नहीं करेंगे। उसने धीरे से कहा, अगर मैं समझाऊं भी तो आप समझ नहीं पाएंगे। पैट्रिक तुरंत बोला, या फिर तुम खुद समझे जाना नहीं चाहते? फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें पता भी है लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं तुम हिंसक हो, निर्दयी हो, पैसों के पीछे पागल हो, यहां तक कि मानसिक रूप से अस्थिर हो। पैट्रिक की आवाज भारी हो गई। उसने कहा, आखिर कब तक मैं तुम्हारी गलतियों को ढकता रहूं? और अगर कभी ऐसा समय आ गया जब मैं तुम्हें बचा न सकूं तो कम से कम पहले से बता देना, ताकि मैं खुद से ये कह सकूं कि मैंने तुम्हारी मां के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। ये सुनकर लोगन पूरी तरह चौंक गया। पिछले जीवन में पैट्रिक ने कभी उसकी मां का जिक्र तक नहीं किया था, यहां तक कि जब लोगन को घर से निकाल दिया गया था तभी नहीं। बस इसी बात से लोगन समझ गया कि उसके पिता ने अभी पूरी तरह उम्मीद नहीं छोड़ी है। तब लोगन ने एक आखिरी मौका मांगा। उसने कहा, मुझे सिर्फ 1 साल दे दीजिए, मैं वादा करता हूं इस 1 साल में मैं साबित कर दूंगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके पीछे वजह क्या है। फिर उसने एक बार और अपने पिता से अंतिम मौका देने की विनती की। बाद में पैट्रिक अपने कमरे में अकेला बैठा था। वो बार बार लोगों के साथ हुई बातचीत को याद कर रहा था। उसने खुद से कहा, अजीब है, एक पिता और बेटे का रिश्ता ऐसा हो गया है जैसे 2 अजनबी सौदेबाजी कर रहे हों। फिर उसने ठंडे मन से फैसला किया, अगर 1 साल बाद भी लोगन खुद को साबित नहीं कर पाया तो उसे कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि पिता होने से पहले वो हाउस मैकलेन का मुखिया था। पैट्रिक की नजर कमरे में टंगी लोगन की मां की तस्वीर पर पड़ी। वो धीरे से बोला, मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पा रहा कि हमारे बेटे के साथ आखिर हो क्या रहा है। उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं लोगन की रक्षा करूंगा, उसे सही तरीके से बड़ा करूंगा, लेकिन आखिर में मेरी ही लापरवाही से सब बिखर गया। उधर लोगन महल के गलियारों से गुजर रहा था। तभी उसकी मुलाकात अचानक अपने छोटे भाई रोनियन से हुई, लेकिन उसे देखते ही लोगन ठिठक गया। रोनियन की फोर्स जाग चुकी थी। रोनियन मुस्कुराकर बोला, लगता है आपने तुरंत पहचान लिया। फिर उसने गर्व से कहा, मैं उम्मीद से जल्दी आप तक पहुंच गया। लोगन सच में खुश हो गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में रोनियन का फोर्स जागना बेहद असाधारण था। पिछले जीवन में उसकी ताकत क्लैन वॉर के दौरान जागी थी, लेकिन इस बार ये बहुत पहले हो गया। रोनियन ने कहा,
ये सब आपकी वजह से हुआ है। लोगन हैरान होकर उसे देखने लगा। तब रोनियन ने समझाया, जब आप वापस आए तो नाइट्स मुझे आपसे मिलने से रोक रहे थे। उस वक्त मैं इतना बेचैन हो गया कि अचानक मेरी फोर्स जाग गई और फिर मैं आपसे मिलने के लिए उन नाइट से लड़ पड़ा। यह सुनकर लोगन जोर से हंस पड़ा। उसने रोनियन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहुत अच्छा किया। फिर लोगन मन ही मन सोचने लगा, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो इस बार भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। लोगन मन ही मन सोच रहा था, अगर रोनियन की फोर्स ऐसे ही स्थिर हो गई तो उसे डिवाइन स्वॉर्ड की तकनीक सिखाकर वो पिछले जीवन से कहीं ज्यादा ताकतवर बना सकता है। कुछ समय बाद मैकलेन एस्टेट के दक्षिण में बने एक केबिन में लोगन की मुलाकात ड्वेन से हुई। ड्वेन ने बताया, आपके कहे अनुसार 35 सी रैंक मर्सनरी आ चुके हैं, लेकिन सभी मर्सनरी गुस्से में थे। उन्हें बुलाए हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे और अब तक लोगन एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया था। कुछ लोग बड़बड़ा रहे थे, कोई छोटा बैरन परिवार मर्सनरी गिल्ड से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता जब तक वो पागल न हो। दूसरे हंसते हुए बोले, शायद हमें कभी पता भी न चले, क्योंकि लोगन के बारे में जो अफवाहें सुनी हैं वो तो और भी खतरनाक है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, आर्मर पहनकर और तलवार लटकाकर ऐसे घूमता है जैसे कोई असली सैनिक हो। ये सब सुनकर लोगन समझ गया, अगर उसने इन पेशेवर गुंडों को शुरुआत में ही उनकी औकात नहीं दिखाई तो वो कभी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो सीधे एक मर्सनरी के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें आर्मर पहनना और तलवार रखना मजाक लगता है? मर्सनरी थोड़ा चौंका। उसने पूछा, इतनी दूर से आपने मेरी बात सुनी कैसे? लोगन हंस पड़ा और बोला, ऐसी बातें वही करते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, तुम बस एक मामूली सी रैंक मर्सनरी हो, आखिर किस भरोसे दूसरों को नीचा समझ रहे हो? वो आगे बोला, अगर मेरी बात से तुम्हारा अहंकार चोटिल हो गया है तो आगे आओ। फिर लोगन ने साफ चुनौती दी, अगर तुम मुझे एक भी वार मारने में सफल हो गए तो तुम्हें तुरंत जाने दिया जाएगा, साथ में पूरे 1 साल की तनख्वाह भी मिलेगी। उसने गर्व से कहा, मैं ये वादा अपने कुलीन सम्मान की कसम खाकर करता हूं। और उसने वहां मौजूद सब लोगों को गवाह बना दिया। ये सुनते ही वो मर्सनरी आगे आ गया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो बोला, अब अपनी बात से पीछे मत हटना। उसने लोगन को डराने के लिए अपनी भारी भरकम बॉडी दिखानी शुरू की। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये पहले से बी रैंक के करीब है? शायद ये काम खत्म होते ही प्रमोशन पा जाए। लेकिन लोगन बस हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि यही वजह थी उस आदमी के घमंड की। मर्सनरी ने कहा, पहला हमला तुम करो। लोगन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, इस फैसले पर पछताओगे। लेकिन वो आदमी हंसा और बोला, मैं तुमसे कहीं ज्यादा समय से तलवार चला रहा हूं, जरूरत पड़े तो तुम्हें कुछ फायदा भी दे सकता हूं। अगले ही पल लोगन ने अपनी फोर्स इकट्ठा की और सीधा उसके चेहरे पर मुक्का दे मारा। धड़ाम, एक ही वार में सब खत्म हो गया। वो विशाल मर्सनरी जमीन पर जा गिरा और उसके दांत हवा में उड़ते दिखाई दिए। पूरा मैदान सन्न रह गया। बाकी मर्सनरी अविश्वास से लोगन को घूर रहे थे। उधर लोगन बस अपना कंधा घुमाते हुए बोला, अब और किसी को ज्यादा बोलना है? किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी उम्र का लड़का पहले ही फोर्स पर इतनी पकड़ बना चुका है। उन्हें यह सब लगभग नामुमकिन लग रहा था। कैसालोन चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे हमेशा से पता था कि लोगन बाकी लोगों से अलग है, लेकिन वो इतना खतरनाक और काबिल होगा ये उसने भी नहीं सोचा था। उधर लोगन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब उम्मीद है कोई बेकार की बातें नहीं करेगा। फिर उसने खुद का परिचय दिया, मैं लोगन मैकलेन हूं, वही जिसने तुम सबको यहां बुलाया है। उसने आगे कहा, तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी रकम खर्च करके मर्सनरी क्यों भर्ती कर रहा हूं। फिर लोगन ने अपना असली प्लान बताया, मैं तुम सबको क्रॉसबो नाइट्स में बदलना चाहता हूं। यह सुनकर ड्वेन और कैसालोन दोनों हैरान रह गए। बाकी मर्सनरीज भी समझ नहीं पाए कि वो मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। एक आदमी बड़बड़ाया, क्रॉसबो के साथ तो आधा समय सिर्फ रीलोड करने में निकल जाएगा। कैसालोन भी धीरे से बोला, क्रॉसबो नाइट्स के लिए अच्छा हथियार नहीं माना जाता। लेकिन लोगन ने शांत होकर जवाब दिया, मुझे पता है। कैसालोन और भी उलझ गया। उसने पूछा, तो फिर आप इन्हीं पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तब लोगन ने समझाना शुरू किया। उसने कहा, क्रॉसबो साधारण धनुष से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन जो लोग अनुभवी नहीं होते उन्हें घोड़े पर बैठकर एक बार रीलोड करने में 1 मिनट से ज्यादा लग जाता है। और अगर कोई कई लोडेड क्रॉसबो साथ भी रखे तो थोड़ी देर में उसकी फायर पावर खत्म हो जाएगी। बाकी लोग अभी पूरी तरह कंफ्यूज थे। तब लोगन ने कैसालोन की तरफ देखकर कहा, अभी के लिए बस इन्हें ठीक से ट्रेन करो। चाहे तुम्हें लगे कि मैं सिर्फ पैसे उड़ाकर सैनिक बनने का खेल खेल रहा हूं, लेकिन जल्द ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। फिर उसने आखिर में कहा, यह क्रॉसबो कैवलरी सिर्फ आने वाले युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मैकलेन परिवार की सबसे ताकतवर सेना बनने वाली है, यहां तक कि चोरों के खिलाफ होने वाले संघर्ष के बाद भी। कैसालोन अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था, लेकिन उसने अपने मालिक के आदेश को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद लोगन अपने कमरे में अकेला बैठा एक कागज को ध्यान से देख रहा था। 350 भर्ती किए गए मर्सनरीज में से सिर्फ 312 लोग शुरुआती परीक्षा पास कर पाए थे। संख्या देखकर लोगन ने सोचा, इतना काफी है। तभी कोई कमरे में आया। वो हमार था। उसने पूछा, ये कैसा डिजाइन है? लोगन ने जवाब दिया, ये उस क्रॉसबो का ब्लूप्रिंट है जिसे मैं तुमसे बनवाना चाहता हूं। फिर उसने हंसते हुए कहा, एक मास्टर कारीगर को यह शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन लोगन इस हथियार को अच्छी तरह जानता था।
पिछले जीवन में उसने इसे दशकों तक इस्तेमाल किया था, इसीलिए उसे जो जो याद था उसने सब कागज पर उतार दिया और उसे भरोसा था कि मास्टर कारीगर हमार इसे असलियत में बदल सकता है। हमार ने डिजाइन को ध्यान से देखा और बोला, इसके पीछे एक कार्ट्रिज लगानी होगी जो बोल्ट स्टोर करेगी, अपने आप रीलोड करेगी और लगातार 3 शॉट फायर करेगी। फिर उसने चौंक कर पूछा, ऐसा पागलपन भरा आइडिया आखिर किसका है? लोगन ने शांत होकर कहा, मेरा। ये सुनते ही हमार थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने माना, फिर भी आइडिया शानदार है। हालांकि उसने चेतावनी भी दी, लेकिन इतनी ताकत से स्ट्रिंग को मोड़ना, इस स्ट्रक्चर में इतनी ताकत डालोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी और पीछे लकड़ी का बॉक्स लगाने से चलाने वाले को भी दिक्कत होगी। फिर हमार ने पूछा, तो इन समस्याओं का क्या करोगे? लोगन ने आराम से जवाब दिया, वो मेरी समस्या नहीं, तुम्हारी है, खुद सोचो। ये सुनते ही ड्वार्फ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लोगन तुरंत हंस पड़ा और बोला, मजाक कर रहा हूं। फिर उसने गंभीर होकर कहा, बोल्ट का आकार छोटा करना होगा ताकि कार्ट्रिज भी छोटा हो सके और इसे 3 शॉट वाले हथियार की जगह सिंगल शॉट बनाते हैं। इसके बाद लोगन ने नया आइडिया दिया, हर शॉट के बाद पूरा प्रीलोडेड कार्ट्रिज बदला जाएगा। साधारण भाषा में कहो तो मैगजीन। हमार कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसने कहा, एक अनुभवी शूटर भी 1 मिनट में 2 बोल्ट नहीं चला सकता, लेकिन ये डिजाइन तो जैसे किसी दूसरे युग का हथियार लग रहा है। लोगन मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि सच में ये भविष्य का हथियार था। हमार फिर बोला, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा हथियार बनाना आसान है, बस स्प्रिंग, लकड़ी, गोंद और डोरी चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये एक चुनौती है। फिर उसने गर्व से कहा, मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा। लोगन ने तुरंत पूछा, कब तक तैयार हो जाएगा? ये सुनकर हमार भड़क गया। वो बोला, क्या तुम सच में ऐसी चीज के लिए समय सीमा तय कर रहे हो जिसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं? लोगन शांत रहा। उसने कहा, फिर भी इसे इंसानों ने ही बनाया है। हमार उलझ गया। उसने पूछा, किसने बनाया? और कहा, लेकिन लोगन ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। उसने उल्टा हमार को चुनौती दी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो छोड़ दो, बस। यही बात हमार के गर्व को चुभ गई। वो तुरंत बोला, मुझे सिर्फ 1 महीना दो और मैं इससे भी बेहतर चीज बनाकर दिखाऊंगा। ये देखकर लोगन संतुष्ट हो गया। उसे समझ आ गया था कि ड्वार्फ के अहंकार को छेड़ना सच में कमाल करता है। कुछ समय बाद महल के ट्रेनिंग ग्राउंड में विक्टर लगातार दौड़ रहा था। लोगन ने आवाज लगाई, फिर धीमे पड़ रहे हो और तेज भाग सकते हो। विक्टर ने दांत भींचे और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। लोगन सोचने लगा कि पिछले कुछ दिनों से उसने विक्टर से सिर्फ 2 काम करवाए थे, अच्छा खाना और पूरी नींद, लेकिन सिर्फ इतनी चीजों से ही लड़के में जबरदस्त बदलाव आ चुका था। आखिरकार लोगन ने उसे रुकने का आदेश दिया। तभी विक्टर की छोटी बहन तुरंत उसके पास दौड़कर आ गई। उन्हें देखकर लोगन एक बार फिर सोचने लगा कि विक्टर उसके लिए कितना बड़ा निवेश साबित हुआ है। सिर्फ 14 साल की उम्र और बाकी लड़कों से छोटा होने के बावजूद विक्टर बिना रुके 20 किलोमीटर दौड़ चुका था। उसका टैलेंट साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन लोगन को सबसे ज्यादा प्रभावित उसकी जिद और सहन शक्ति ने किया। वो लड़का दर्द और थकान से जैसे बिल्कुल नहीं डरता था। अब लोगन को समझ आने लगा था कि विक्टर जन्म से नोबल स्लेयर नहीं था। शायद उसकी बहन के कारण ही वो उस अंधेरे रास्ते पर गया था। लोगन ने अपने विचार रोके और ठंडी आवाज में कहा, आराम खत्म, अब अगली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लोगन ने विक्टर की तरफ एक तलवार फेंकी और कहा, आज से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। फिर उसने बताया कि वो उसे ग्रैंडिया किंगडम की तलवारबाजी सिखाएगा, वही बेसिक स्टाइल जिसे हर बनने वाला नाइट सीखता है। कुछ देर बाद लोगन ने विक्टर को ध्यान से देखने को कहा और खुद तकनीक दिखाने लगा। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत के साथ हवा को चीरते हुए वार किया, लेकिन विक्टर के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। असल में वो इतना थक चुका था कि बस गिरकर सो जाना चाहता था। फिर भी उसने दांत भींच लिए। अगर अच्छे खाने और नरम बिस्तर की कीमत थकान थी, तो वो ये कीमत खुशी से चुकाएगा। अगले ही पल विक्टर ने लोगन की हरकत को कॉपी किया। स्वीश, उसका वार बिल्कुल परफेक्ट था। ये देखकर लोगन सच में चौंक गया। सिर्फ मूवमेंट नहीं, विक्टर की सांसों की लय तक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लोगन ने दिखाई थी। और सबसे हैरानी की बात, लोगन ने ये तकनीक सिर्फ एक बार दिखाई थी। अब लोगन मान चुका था कि उसी उम्र में रोनियन भी इतना प्रतिभाशाली नहीं था। तब उसने विक्टर से कहा, जब तुम्हारी स्टैमिना पूरी बन जाएगी और तुम इस तकनीक को लगातार 1000 बार बिना गलती के कर लोगे, तब खुद को नाइट कह सकते हो। ये सुनते ही विक्टर की आंखें चमक उठी। लोगन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे? विक्टर ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ जरूर करूंगा। फिर लोगन ने कहा, ट्रेनिंग के लिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो रिक से मांग लेना, वो ज्यादातर चीजें तुम्हारे लिए ले आएगा। लेकिन विक्टर ने सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोगन ने दोबारा पूछा, पक्का? तब विक्टर ने धीरे से कहा, बस मेरी बहन का ख्याल रखिए, मेरे लिए वही काफी है। यह सुनकर लोगन हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा यही सबसे सही जवाब था। विक्टर की ट्रेनिंग देखते हुए लोगन समझ गया कि अभी वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भविष्य में वो हाउस मैकलेन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बनेगा। साथ ही लोगन ये भी समझ रहा था कि मर्सनरी कोर और हमार के बनाए हथियार मिलकर बेहद खतरनाक सेना बन सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने खुद को याद दिलाया, अभी ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हमार सही क्रॉसबो बना ही न पाए।
और अगर बना भी लिया तो जरूरी नहीं कि मर्सिनरी उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि लोगन ने बहुत कुछ दूसरों पर छोड़ रखा था, इसलिए उसे बैकअप प्लान भी तैयार रखना था। कुछ समय बाद लोगन अपने पिता के ऑफिस में गया और एक नई मांग रखी। उसने नाइट्स की ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति मांगी। हैरानी की बात यह थी कि पैट्रिक ने तुरंत मंजूरी दे दी। उसी रात ट्रेनिंग ग्राउंड में कैप्टन हैंकली ने आधिकारिक तौर पर लोगन को बाकी नाइट्स के सामने पेश किया। उसने साफ कहा, आज से लोगन भी तुम सबके साथ ट्रेनिंग करेगा। लेकिन ये घोषणा किसी को पसंद नहीं आई। नाइट्स के बीच तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई लोगों को लगता था कि लोगन नाइट्स के ऑर्डर को मजाक समझ रहा है। खासकर डोमिनन को हराने के बाद से उसके बारे में पहले ही काफी बातें चल रही थी। जैसे जैसे माहौल भारी होने लगा, हैंकली को पैट्रिक के साथ हुई पुरानी बातचीत याद आने लगी। हैंकली को वो पुरानी बातचीत साफ याद थी। वो शुरू से ही लोगन को नाइट्स की ट्रेनिंग में शामिल करने के खिलाफ था। उसने पैट्रिक से कहा भी था, नाइट्स उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पैट्रिक ने तुरंत उसकी बात काट दी थी। उसने सख्त आवाज में कहा, मैं अपने बेटे के लिए कोई खास रियायत नहीं मांग रहा, बल्कि मैं चाहता हूं कि उसके साथ बाकी नए लड़कों जैसा ही व्यवहार हो। जरूरत पड़े तो उससे भी ज्यादा सख्ती करना। वर्तमान में वापस हैंकली मन ही मन सोच रहा था कि चाहे पैट्रिक ने कुछ भी कहा हो, लोगन आखिरकार लॉर्ड का बेटा था। सच कहें तो उसके लिए आसान यही होता अगर पैट्रिक बोल देता कि लड़के पर थोड़ा नरम रहना। तभी लोगन ने कैप्टन के चेहरे की बेचैनी नोटिस कर ली। वो शांत स्वर में बोला, अगर मैं आने वाले एक हफ्ते में एक भी ट्रेनिंग में फेल हुआ तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा और फिर कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। यह सुनकर हैंकली कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन आखिरकार उसने हामी भर दी। इसके बाद उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अगले एक हफ्ते तक नाइट्स की ट्रेनिंग सामान्य से 3 गुना कठिन होगी। कुछ ही देर बाद नाइट्स मैदान में दौड़ रहे थे। कई लोग अपनी पीठ पर दूसरे नाइट्स को उठाए हुए थे। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ये कैसी पागल ट्रेनिंग है। तभी हैंकली जोर से चिल्लाया, मर मत जाना। फिर उसने कहा, अगर तुम कैवेलरी नाइट बनना चाहते हो तो पहले ये समझो कि घोड़ा होना कैसा महसूस होता है। महसूस करो वो वजन जो युद्ध में घोड़े ढोते हैं। तभी नाइट्स को समझ आया कि उन्हें पूरे समय भारी आर्मर पहनाकर ट्रेनिंग क्यों करवाई जा रही थी। कुछ लोग दबी आवाज में गालियां देने लगे। सबका गुस्सा एक ही इंसान पर था, लोगन। उन्होंने आपस में शर्त लगानी शुरू कर दी, एक दिन में टूट जाएगा, नहीं 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3। लेकिन वो सब गलत थे। लोगन पूरी रफ्तार से मैदान में दौड़ रहा था। वो बाकी सभी को पीछे छोड़ते हुए हवा की तरह निकल रहा था। ये देखकर सारे नाइट्स दंग रह गए, यहां तक कि कैप्टन हैंकली भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। और सबसे डरावनी बात यह थी, लोगन पूरे समय मुस्कुरा रहा था। अब हैंकली सच में चिढ़ गया, क्योंकि इस रफ्तार से पीछे लोगन नहीं, उसके अपने नाइट्स छूटने वाले थे। उसने तुरंत सबको रुकने का आदेश दिया और कहा, 10 मिनट का ब्रेक। फिर वो सीधे लोगन के पास गया और पूछा, दौड़ के बाद कैसा महसूस कर रहे हो। असल में हैंकली उम्मीद कर रहा था कि लोगन थकान की शिकायत करेगा ताकि उसे ट्रेनिंग से बाहर निकालने का बहाना मिल जाए, लेकिन लोगन ने बीच में ही जवाब दे दिया, आसान था। हैंकली अवाक रह गया। उसने पूछा, क्या मतलब। लोगन मुस्कुराया और बोला, यह शानदार ट्रेनिंग है। अगर नाइट्स रोज ऐसी ट्रेनिंग करें तो उनका मजबूत होना तय है। फिर उसने और भी खतरनाक बात कह दी, मैं अगली ट्रेनिंग का इंतजार कर रहा हूं। उधर पास में 2 नाइट्स जमीन पर पड़े थे और मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उन्हें देखकर हैंकली को एहसास हुआ, ये सब बिल्कुल वैसे नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था। उधर लोगन को किसी बात की परवाह नहीं थी। उस रात जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो लोगन ने मैदान के चारों तरफ देखा। पूरा मैदान खाली था। बाकी सभी नाइट्स बहुत पहले जा चुके थे। सिर्फ वो अकेला खड़ा था। वहां खड़े खड़े वो सोचने लगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। नाइट्स के साथ ट्रेनिंग करना उसके लिए एक तरह का इंश्योरेंस था। अगर उसके बाकी सारे प्लान फेल हो गए तो कम से कम वो खुद नाइट्स में शामिल होकर फ्रंट लाइन पर लड़ सकेगा। साथ ही अभी से रिश्ते बनाना भविष्य में काम आने वाला था। लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी थी। ध्यान और मेडिटेशन के जरिए वो अपनी फोर्स को मजबूत कर सकता था। लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं था, शारीरिक ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी थी और नाइट्स की ट्रेनिंग उसे वही दे रही थी। अपनी बढ़ती हुई फोर्स को महसूस करते हुए लोगन ने तलवार निकाली। स्विश, एक तेज और साफ फोर्स स्लैश हवा को चीरता हुआ निकल गया। लोगन खुद हैरान था कि सिर्फ 1 स्टार कोर से उसे इतनी ताकत मिल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं 2 स्टार तक पहुंच गया तो शायद पिता जैसे हाई रैंक नाइट्स का मुकाबला कर पाऊंगा। अगली सुबह लोगन हमारे द्वारा बनाए गए क्रॉसबो टेस्ट कर रहा था, लेकिन उसने एक एक करके सभी को रिजेक्ट कर दिया। वो सीधे बोला, क्या बस इतना ही कर सकते हो। फिर उसने क्रॉसबो उठाकर कहा, यह सिर्फ एक बार फायर करता है। मैगजीन सिस्टम कहाँ है। मैंने कहा था मैकेनिज्म को इसमें जोड़ना जरूरी है। ये सुनते ही हमार का गुस्सा फट पड़ा। लोगन ने तुरंत कहा, ठीक है, शायद मैं ज्यादा कठोर हो गया। लेकिन हमार ने दांत भींचकर जवाब दिया, एक बात में तुम सही हो, कारीगर के गर्व का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। हालांकि लोगन के मन में कुछ और ही चल रहा था। असल में वो सोच रहा था, अगर यही हमार की सीमा है तो हमारा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। ये सोच लगभग हमार को पागल कर देने के लिए काफी थी। लेकिन लोगन यही नहीं रुका। उसने जानबूझकर और उकसाया, शायद मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा आका था। मैंने तुम पर बेकार में पैसा खर्च किया और तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बस यही आखिरी बार था।
हमार पूरी तरह भड़क उठा। वो चिल्लाया, मुझे एक और महीना दो, मैं ऐसा हथियार बनाकर लाऊंगा जो तुम्हारी हर उम्मीद से ऊपर होगा। गुस्से में उसने अपने हाथ का क्रॉसबो जमीन पर दे मारा और वहां से निकल गया। लोगन उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की क्रूर मुस्कान आ गई। वो सोच रहा था अब गुस्सा उसे चैन से बैठने नहीं देगा। वो सब कुछ छोड़कर फिर से शुरुआत करेगा। देखते हैं अगर उसे और धक्का दूं तो वो कितनी दूर जा सकता है। 1 महीना बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में हमार आखिरकार वापस लौटा और इस बार उसके हाथ में नया क्रॉसबो था। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, ठाक ठाक 2 बोल्ट एक साथ हवा चीरते हुए निकले। ये देखकर लोगन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। हमार ने उसकी उम्मीदों से भी आगे निकलकर कुछ बना दिया था। हमार ने गर्व से समझाया, हालांकि इसमें एक शॉट कम है, लेकिन इसे एक हाथ से इस्तेमाल करना आसान है और इसकी मैगजीन बहुत जल्दी बदली जा सकती है। लेकिन जिस चीज ने लोगन को सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी इसकी रीलोड स्पीड, सिर्फ 2 सेकंड। ये उसकी उम्मीदों से भी कहीं बेहतर था। हालांकि इस क्रॉसबो की रेंज और आकार लोगन के पिछले जीवन वाले हथियार से थोड़े छोटे थे, लेकिन घुड़सवार सैनिकों के लिए ये लगभग परफेक्ट था। कवेलरी के लिए बना हुआ असली हथियार। लोगन यकीन नहीं कर पा रहा था कि युद्ध शुरू होने में अभी कई महीने बाकी हैं और वो लोग पहले ही इतनी दूर पहुंच चुके हैं। तभी हमार ने चिढ़कर पूछा, तुम सुन भी रहे हो? अचानक लोगन ने उसे छोटे बच्चे की तरह उठा लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ड्वार्फ सच में कमाल होते हैं, हमार और उसकी जाति लंबी उम्र जिए। हमार घबरा गया। वो चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, कोई देख लेगा, मैं बच्चा नहीं हूं। लोगन हंसते हुए उसे नीचे उतार दिया। फिर उसने शांत होकर हमार की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर फिर वही खतरनाक मुस्कान लौट आई। हमार ने शक से पूछा, अब क्या चाहिए? लोगन ने आराम से जवाब दिया, मुझे ऐसे 400 क्रॉसबो चाहिए, और वो भी अगले 2 महीनों के अंदर। कुछ समय बाद लोगन ने तैयार क्रॉसबो कैसालोन और मर्सनरीज को टेस्ट करने के लिए दिए। जैसे ही उन्होंने फायर किया, सब दंग रह गए। बोल्ट बेहद लंबी दूरी तक जा रहे थे और हथियार बिना रुके लगातार फायर कर रहा था। कैसालोन ने एक क्रॉसबो हाथ में लेकर ध्यान से देखा। वो पूरी तरह हैरान था। फ्रंट लोडिंग क्रॉसबो, इतनी रेंज, इतनी ताकत और इतनी फायर स्पीड, ये सब लगभग नामुमकिन लग रहा था। फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक कल्पना आई, अगर 300 से ज्यादा घुड़सवार सैनिकों के हाथ में ये हथियार आ जाए तो युद्ध का मैदान कैसा होगा? सिर्फ ये सोचकर ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने लोगन की तरफ देखते हुए कहा, आपने एक बेहद खतरनाक चीज बना दी है। तभी कैसालोन को आखिर समझ आया, ये शुरुआत से ही लोगन का असली लक्ष्य था। लोगन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो सोचने लगा कि इस हथियार को बनाने के लिए हमार को सच में नरक से गुजरना पड़ा था। यहाँ तक कि बाकी कारीगरों की मदद मिलने के बाद भी लोगन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमार तय समय से 2 महीने पहले काम खत्म कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अतिरिक्त 100 क्रॉसबो भी बना दिए थे। यही एक असली एक्सपर्ट ड्वार्फ की पहचान थी। कुछ देर के लिए लोगन ने सोचा कि क्या ये तकनीक नाइट्स और सामान्य सैनिकों को भी दे देनी चाहिए, लेकिन समस्या थी लागत। इतने महंगे हथियार सबको देना संभव नहीं था और उससे भी बड़ा खतरा था डिजाइन चोरी होने का, इसलिए फिलहाल इसे गुप्त रखना ही बेहतर था। आखिर में लोगन ने कैसालोन को आदेश दिया, मर्सनरीज को ये क्रॉसबो दो और इलाके के बाहर घूम रहे मॉन्स्टर्स को साफ करो। पहले तो कैसालोन को ये योजना पागलपन लगी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने माना, शायद ये सच में काम कर सकता है। लेकिन लोगन सिर्फ ताकतवर हथियार बनाकर संतुष्ट नहीं था। उसने कैसालोन की आंखों में देखते हुए कहा, इसे सफल बनाओ, अगर ये काम नहीं किया तो बाकी सब बेकार है। तभी कैसालोन को पूरी तरह समझ आ गया, लोगन ने ये हथियार सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए नहीं बनाया था, वो आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहा था। उधर नाइट्स की एक ट्रेनिंग के दौरान एक नाइट ने हाफते हुए कहा, यंग मास्टर की स्टैमिना आखिर है क्या? दूसरा हंसते हुए बोला, शायद ये भी कोई विरासत में मिली हुई राक्षसी ताकत है। तीसरे ने बात बढ़ाई, अगर वो पैट्रिक जैसे हैं तो तलवार में भी कमाल होंगे। धीरे धीरे बात लोगन और डोमिनियन की लड़ाई तक पहुंच गई, लेकिन तभी एक नाइट ने बाकी सबको रोका। वो बोला, उन्हें पैट्रिक से मत तुलना करो। फोर्स जागने से पहले लोगन अपने छोटे भाई से भी हार चुके हैं। फिर भी सब मान रहे थे कि एक बात बेहद हैरान करने वाली थी, जो ट्रेनिंग लोगन को तोड़ने के लिए बनाई गई थी, उसे वो पूरे 1 महीने से झेल रहा था। और अब वही ट्रेनिंग पूरी नाइट ऑर्डर का नया स्टैंडर्ड बन चुकी थी। ट्रेनिंग बेहद कठिन थी, लेकिन बेकार की ड्रिल से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। अब उन्हें लगने लगा था कि यही असली नाइट्स वाली ट्रेनिंग है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इससे वो निचले रैंक के नाइट्स भी प्रेरित हो गए, जो पहले काम चोरी करते थे। इतना ही नहीं, अब वो अपने घोड़ों को भी बेहतर समझने लगे थे। उनके और उनके घोड़ों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं मजबूत हो चुका था। कैप्टन हैंकली ये सब देखकर सोचने लगा, उसने ये ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए शुरू की थी क्योंकि यंग मास्टर हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इससे इतने शानदार परिणाम निकलेंगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद चलकर उसके सामने आ गई हो। और उसी रात अपने कमरे में अकेले बैठे लोगन